तो इंट्रोडक्शन भी देंगे और क्लास के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो फिर क्लास के बारे में भी डिस्कशन करेंगे और अपना इंट्रोडक्शन भी दूंगा। तो अभी एक बार थोड़ा वेट कर लेते हैं, सारे स्टूडेंट्स आ जाएं। कि आज फर्स्ट डे है तो इसको एक बार थोड़ा सा हम वेट करेंगे। चलिए तब तक आपसे थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। तो ये जो आप इस कोर्स में आए हैं, तो पहले से ही आप टेक्निकल करके आए हैं कि डायरेक्ट यहाँ पे एंट्री ली है? भाई कुछ स्टूडेंट्स पहले से टेक्निकल करके आते हैं। बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। टेक्निकल डन हो चुका है, 2 मंथ का हो चुका है, दैट्स वेरी फाइन। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बस ठीक है, मेरे ख्याल से सब स्टूडेंट जो बता रहे हैं सबने टेक्निकल्स कर लिया है। ठीक है दोस्त, मैं समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया। बस ठीक है ठीक है ठीक है बस। तो इसका मतलब इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप पहले से वाकिफ होंगे, इसके बारे में पहले से ही जानते होंगे। तो मैं इसको एक बार और बताऊंगा। सबसे पहले तो मेरा वॉइस क्लियर है सबको यहाँ? मेरा वॉइस एकदम क्लियर है? हाँ, तो जिनका क्लियर नहीं है वो अपने माइक को या स्पीकर को ठीक करे, क्योंकि वॉइस तो बिल्कुल क्लियर आ रहा है, मेरे पे सिग्नल्स बढ़िया आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं अपना एक इंट्रोडक्शन दूंगा। मुझे स्टॉक मार्केट में एज अ ट्रेडर की अगर मैं बात करूं तो लास्ट 22 ईयर का एक्सपीरियंस हो चुका है। पिछले 22 साल से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, जिसमें से अगर 2 साल मैं हटा दूं, दैट इज अ बैक ऑफिस पीरियड, जहां पे मैं अकाउंट्स वगैरह करता था, जब शुरुआती दिनों की बात कर, तो तब से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। और अगर ऑप्शंस की बात करें, अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस मेरे को सिर्फ ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते करते आई थिंक 10 साल से ऊपर हो गए, सिर्फ ऑप्शंस के अंदर ट्रेडिंग करते। अभी बात नहीं करिए राठौर साहब, अभी बात मत करिए, पहले समझिए बात को, है ना। तो मेरा नाम अशोक भंडारी है और मैं सिर्फ ट्रेडिंग करता हूँ। और डेली बेसिस पे मैं इंटरडे ट्रेडर हूँ, पोजिशनल ट्रेडर हूँ, फुल टाइम ट्रेडर हूँ। और शाम को आपके साथ जुड़ गया हूँ और आपके साथ क्लासेस देगा। तो यहाँ पे एक बात समझिएगा, एक बात बड़े डिटेल में अभी समझ लेना बहुत जरूरी है। क्लास कैसे चलेगा, ठीक है ना? क्लास कैसे चलेगा, उसका एक डेकोरम है, उसका एक डेकोरम फॉलो करना पड़ेगा। तो एक चीज सारी वन बाय वन हम गो थ्रू करेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझो कि यहाँ पे 2 तरह की क्लासें हैं आपके पास। एक बेसिक, जो आज आप जिस क्लास में आज आपका इनरोलमेंट हुआ है, जिस क्लास को आज आप ले लो, दैट इज अ फाउंडेशन। इसको बेसिक कह लो, फाउंडेशन कह लो, जो मर्जी कह, दैट इज अ बेसिक क्लास। यहाँ पे होता क्या है, स्टूडेंट वो सोचता है कि चलते ही यहाँ पे ट्रेडिंग चालू हो जाए, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये बेसिक क्लास है, ये फाउंडेशन क्लास, यहाँ आपकी फाउंडेशन ठीक करिए। जब फाउंडेशन ठीक होगी तभी जाके आप एडवांस पे जाएंगे। तो यानी कि आप ये समझिए कि 2 महीने का कोर्स होता है, ये 1 महीने का कोर्स नहीं है, दैट इज 2 मंथ कोर्स। तो ये जो 2 महीने का कोर्स है, इसमें पहले महीने में फर्स्ट मंथ अपन फाउंडेशन ठीक करेंगे, क्योंकि सबसे पहले तो फाउंडेशन ठीक होना जरूरी है। अगर मेरा फाउंडेशन ही बिगड़ा रहेगा तो समस्या हो जाएगी ट्रेडिंग करते। क्योंकि ऑप्शन जो है ना, इट इज लाइक समथिंग लाइक अ मैथ्स, मैथ्स की तरह ही है ये। क्योंकि अगर अगर आप मैथ्स को जानते होंगे या कई लोग मैथ्स के बारे में जानते होंगे, तो वो जिसको एल्जेब्रा आता होगा वो उसका परसेंटेज का सवाल कर पाता है, वही जाके क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर पाता है, क्योंकि जो बेसिक उसको आता है। तो ऐसी ऑप्शन में भी अगर वो बेसिक क्लियर होगा तो ही आप एक अच्छी स्ट्रैटेजी बना पाएंगे, होता क्या है, जो ब्लंडर होता है, यहाँ कई स्टूडेंट के साथ होता है, वो ब्लंडर क्या करता है, वो यहाँ पे क्या करता है, ट्रेडिंग को कनेक्ट करने की कोशिश करता है। ये जगह है ही नहीं वो। अब वो यहाँ ट्रेडिंग को कनेक्ट करने की कोशिश करता है। अब जब वो एडवांस में आता है और वहां ट्रेडिंग के ऊपर सारी बात हो रही है, स्ट्रैटेजी के ऊपर डिस्कशन हो रहा है, उस पर कल के लिए क्या स्ट्रैटेजी बनेगी, या कल क्या बनाई थी, या आज क्या बनाई थी, वो आप मेरे को दे रहे हो। अब वो वहां कंफ्यूज, क्योंकि उसका बेसिक बिगड़ गया, क्योंकि वहां ट्रेडिंग के चक्कर में रहा। तो काम क्या करा, जब तो फाउंडेशन पढ़ना था तब वो ट्रेडिंग के चक्कर में रहा, और जब वो प्रैक्टिकल करना था तब वो पढ़ रहा है। तो काम उसका पूरा उल्टा हो गया। जिस क्लास में उसको पढ़ना था वहां ट्रेडिंग के चक्कर में रह गया, जिस क्लास में उसको ट्रेडिंग के ऊपर डिस्कशन करना था वहां जाके आप वो पढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसका बेसिक जीरो। तो इस चीज को बड़े ध्यान पूर्वक समझिएगा कि जो क्लास जिसके लिए, क्योंकि इसीलिए इसके आगे लिखा हुआ फाउंडेशन, और बहुत तरीके से ये क्लास डिजाइन डिजाइन कर सोचा बच्चे को, एक स्टूडेंट को अगर ऑप्शन बढ़िया से क्लियर करना तो एटलीस्ट 18 से 20 क्लासें उसको चाहिए ऑप्शंस के ऊपर, बेसिक के ऊपर, तब जाके वो समझ पाता है ऑप्शंस। इस लेवल पे समझ पाता कि वो जाके अपनी स्ट्रैटेजी बना सके, कोई स्ट्रैटेजी ऑप्शन पे बना सके और उसको परफॉर्म करवा सके। तो इसको पहले ही क्लियर कर लेना, क्योंकि ये फाउंडेशन कोर्स। दूसरी बात, यहाँ पे मैं आपका कंसेप्ट में बहुत ज्यादा ध्यान दूंगा ताकि स्टूडेंट्स का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो हम यहाँ पे कंसेप्ट पे बात करेंगे। अब यहाँ पे तो दोस्तों जो हम पढ़ने जा रहे हैं
ऑप्शंस वो किसका पार्ट है? डेरिवेटिव का पार्ट है। अच्छा मेरी स्लाइड शेयर हो रही है। अच्छा अभी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अभी यहाँ पे कुछ लिखने का नहीं है कि भैया लिख रहे हैं नोट कर रहे हैं, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस मैं समझा रहा हूँ उसको सुनना है बस, ठीक है दोस्तों। और देखिए क्लास को एकदम एंजॉय करके पढ़ना है, बड़ा आसानी से पढ़ेंगे, बहुत ईजी है, बहुत आसानी से पढ़ेंगे। और मैं ये आशा करता हूँ कि जरूर आप इन क्लासेस को एंजॉय करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो मुझे चलो पढ़ने से पहले एक चीज मुझे समझाओ कि आप लोगों में से कौन, जो कुछ कई स्टूडेंट्स हैं जो डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेड करते हैं, और डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेड करते हैं तो किस सेगमेंट में ट्रेड करते हैं? क्योंकि कहीं यहाँ पे होंगे जो पहले से ट्रेडिंग करते होंगे। अच्छा मेरे को जीरो से ही चलना है, तो क्वेश्चन अंकिता जी जवाब देंगे ना उसका, पर मौके पे देंगे, बीच क्लास में नहीं, वो आप अपने आप समझ जाएंगे, बिल्कुल क्वेश्चंस होंगे आपके। ठीक है, काफी सारे कई लोग इक्विटी में करते हैं, कुछ लोग, अच्छा डेरिवेटिव में कौन करते हैं? हाँ कोई बात नहीं, मेरे को जीरो से ही चलने का है, क्लास जीरो से ही चलाऊंगा मैं, एकदम जीरो से। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। क्लास तो मैं यहाँ जीरो से ही चलाने वाला हूँ, क्योंकि मैं तो सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आऊंगा, मैं सबको एक प्लेटफॉर्म पे रखूंगा। मैं तो मानूंगा जो ट्रेडिंग करता है वो फ्रेशर ही है, मेरी नजर में वो फ्रेशर ही है, ठीक है ना। तो ऐसे ही चलेंगे और इंजॉय करेंगे क्लास को, काफी इंजॉय करोगे इस क्लास को आप। चलो तो दोस्तों ये इस पे भी हमने थोड़ी बहुत बात कर दी, वैसे तो आज थोड़ा बहुत फेस्टिवल का भी टाइम है, आज कहाँ क्लास में फेस्टिवल, भाई जो मैरिड है उनकी बात कर रहा हूँ, जो अनमैरिड है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों इधर करते हैं हम बात। अच्छा डेरिवेटिव की देखो, हम तो यहाँ जीरो से चलेंगे, तो अगर मैं बात करूँ डेरिवेटिव लिखने से पहले, डेरिवेटिव को समझाने से पहले, तो दोस्त ये जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव के दो हिस्से होते हैं दोस्त, एक फ्यूचर्स होता है और एक ऑप्शंस होता है। आपके पास कौन सा कोर्स है? ये कोर्स है। आप कौन सा कोर्स करना है? ये वाला करना है, फाउंडेशन। यहाँ पे मेरे पास किस लिए बैठे हो? यहाँ बैठे हो फाउंडेशन ये पढ़ने का। तो क्या हम इसे नहीं पढ़े? मैं कहूंगा नहीं, इसमें एटलीस्ट दो क्लासेस अपने को डिलीवर करनी पड़ेगी फ्यूचर्स को समझने, क्योंकि जब आप फ्यूचर समझ पाओगे तभी आप ऑप्शंस को बढ़िया से समझ पाओगे। मैं डायरेक्ट ऑप्शन समझा सकता हूँ, व्हाट इज कॉल, व्हाट इज पुट समझा सकता हूँ, 2 दिन तक परेशान रहोगे कि यार ये कॉल क्या है, यार ये पुट क्या है, यार ये समझ नहीं आ रहा, कभी वेबसाइट ढूंढ रहे हो, कभी यूट्यूब वीडियो देख रहे हो। कहीं जाने की जरूरत, कहीं जाने की जरूरत, एक साइंटिफिक वे से पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो अगर हम बात करेंगे ऑप्शंस, डायरेक्ट ऑप्शंस नहीं पढ़ेंगे, मैं तो अपनी सरदर्दी खत्म कर दूंगा, डायरेक्ट ऑप्शन खत्म करा दूंगा, ऑप्शन पढ़ा दूंगा, पर नहीं, तरीका गलत है। अगर आपको ऑप्शंस पढ़ना है जो डेरिवेटिव का सेगमेंट है, तो भाई फ्यूचर कैसे छोड़ दूं मैं? जब फ्यूचर की चीजें समझ आएंगी तब तो ऑप्शन अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि 80% फ्यूचर का बेसिक लॉजिक तो फ्यूचर का ही है वहां पे भी। तो इसीलिए फ्यूचर को पहले समझना जरूरी, क्योंकि लगे ऐसा हुआ कि मैं फ्यूचर समझा रहा तो आप हो गया सर हम तो गलत क्लास में बैठ के लग रहा है, या तो सर फ्यूचर समझा रहे, तो इस बात को पहले ही क्लियर कर दूं कि जो डेरिवेटिव के दो पार्ट है, फ्यूचर एंड ऑप्शन। देखते हैं ना ऐसे लिखा होता है FNO, फ्यूचर एंड ऑप्शन, ऐसे कहीं नहीं लिखा होगा, ऐसे लिखा हुआ है कहीं? नहीं लिखा हुआ ना। तो अगर आपको ये पढ़ना है तो मेरे भाई ये तो पढ़ना ही पड़ेगा ना, जब तो आएगा ये बढ़िया से। बढ़िया की बात हो रही है, हवा में उड़ाने वाली बात नहीं हो रही, बढ़िया वाली बात। तो बढ़िया पढ़ना है तो पहले ये एफ तो पढ़ना ही पड़ेगा फ्यूचर्स, तभी तो ऑप्शन समझ आए। और फ्यूचर्स मेन कोर्स हमारा ऑप्शंस का है, फ्यूचर्स में कोई डिटेल नहीं करना है, पर फ्यूचर्स को मुझे उतना जानना है ताकि मैं ऑप्शंस को समझ सकूं, बढ़िया से समझ सकूं। तो अब ये बात भी क्लियर हो गई है कि हम कहां से चलेंगे? जीरो से चलेंगे। मैंने पहले ही बोला था मैं एकदम जीरो से चले, ठीक है। तो हम जीरो से चलेंगे, चलिए। अच्छा बीच में बातें मत करोगे, कैसे चलना है वो मैंने अपने हिसाब से ही चलना है, आपके हिसाब से चलना ही नहीं है, मुझे ज्ञान देने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। ज्ञान तो बहुत ले चुका हूँ, अब तो देता हूँ मैं ज्ञान, लेता कहाँ हूँ, अब लेने की उम्र गई। तो बात करते हैं बेसिक ऑफ डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव के दो हिस्से हैं। अच्छा लिखना नहीं है अभी, यहाँ कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, मैं ऐसे ही ऐसे ही करा दूँ, लिखने की जरूरत नहीं, कुछ चीजें जहां पे लिखनी पड़ेंगी वहां पे समझाऊंगा। तो बेसिक ऑफ डेरिवेटिव की अगर हम बात करते हैं, बेसिक ऑफ डेरिवेटिव की अगर हम बात करें तो व्हाट इज डेरिवेटिव, यहाँ एक डेफिनेशन लिखिए। डेरिवेटिव इज अ प्रोडक्ट और कॉन्ट्रैक्ट और प्रोडक्ट हुज वैल्यू इज ड्राइव्ड फ्रॉम सम अदर वैल्यू और सम अदर एसेट। भाई कुछ समझ नहीं आ, वेबसाइट पे भी खोलोगे तो यही डेफिनेशन आ जाएगी समझ। भाई नहीं समझ आ रहा हमें ये क्या लिखा हुआ है, ऐसे नहीं समझ। व्हाट इज डेरिवेटिव, जो हमें इसके दो पार्ट है फ्यूचर एंड ऑप्शन, पर पहले ये तो समझा व्हाट इज एक्चुअल में डेरिवेटिव भला क्या है, व्हाट इज डेरिवेटिव। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझें, एकदम लेमैन की तरह, एकदम लेमैन की तरह तरीके से। अरे धर्मेंद्र जी पीपीटी की नहीं है जरूरत, क्या करोगे इस पीपीटी, इससे ट्रेडिंग करोगे क्या? काहे बीच में बात कर रहे हो? इससे ट्रेडिंग होगी क्या? सुनो ना बस, जब मैं कह रहा हूं जहां पे जो चीज जरूरत होगी लिखवाने को कहूंगा इसको नोट कर लो, बहुत जरूरी है वो नोट करना। अभी मैंने बोला बस सुनो, कोई जरूरत ही नहीं है इसको, याद याद करोगे क्या? पेपर दे के आना है क्या?
अच्छा बीच में मत को रिदम टूटता है। तो अब बात करते हैं एग्जाम्पल डेरिवेटिव। जैसे अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं मिल्क एंड कर्ड। मिल्क हम मानते हैं मिल्क इज अ मेन प्रोडक्ट स्पॉट, इसका ड्राइव प्रोडक्ट क्या है, डेरिवेटिव प्रोडक्ट क्या, कर्ड है, यानी कि दूध जो दही है ये डेरिवेटिव प्रोडक्ट है। ये कहां से निकला है, मिल्क से ही निकला है ना। तो डेरिवेटिव का अपना रेट नहीं होता है, उसका रेट कहां से ड्राइव हो रहा है, स्पॉट से, जिसको हम कहते हैं इक्विटी मार्केट। वहां पे बाद में जाके इसको कोरिलेट करूंगा। यानी कि मिल्क मिल्क का रेट है, मिल्क का भाव बढ़ेगा तो भैया दही का भाव भी बढ़ जाएगा, मिल्क का भाव घटेगा तो दही का भाव भी घट जाएगा। तो दही इज द डेरिवेटिव प्रोडक्ट ऑफ अ मिल्क, ड्राइव्ड प्रोडक्ट है। यानी कि डेरिवेटिव वो इंस्ट्रूमेंट्स है, वो प्रोडक्ट्स है जिनकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है, कहां से आ रही है, सम अदर एसेट से आ रही है। तो अब यहां पे अगर स्टॉक मार्केट की बात करें तो रिलायंस का जो डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू कहां से आ रही है, रिलायंस के इक्विटी से आ रही है, जिसको हम स्पॉट भी कहते हैं। टाटा मोटर की वैल्यू कहां, टाटा मोटर का जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू कहां से ड्राइव हो रही है, टाटा मोटर की इक्विटी से। तो जैसे दूध दही हो, दही इज द डेरिवेटिव प्रोडक्ट ऑफ मिल्क। अब जैसे बात करें शुगर एंड शुगर की, शुगर क्या है, इसका ड्राइव प्रोडक्ट है शुगर की। गन्ने का भाव बढ़ेगा तो शुगर का भाव बढ़ जाएगा, गन्ने का भाव घटेगा तो शुगर का भाव भी घट जाएगा। तो शुगर की वैल्यू कहां से ड्राइव हो रही है, गन्ने से भाव हो रही है, शुगर केन से। हालांकि इसके अंदर और कुछ चीजें भी इन्वॉल्व होती है, गवर्नमेंट पॉलिसीज वगैरह होती है, लाइसेंसिंग, बहुत सारी चीजें होती है, हम उस पर नहीं जा रहे क्योंकि हम यहाँ स्टॉक मार्केट पढ़ने आए। तो हम जो उसी एग्जाम्पल उतना ही ले रहे हैं जो मेरे स्टॉक मार्केट में रिलेट कर। तो दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, कहां से वैल्यू आ रही है, सम अदर एसेट से। तो अब डेफिनेशन पढ़ लो, अब आ जाएगा समझ। अब डेफिनेशन बिल्कुल समझ आ रही है। अभी बीच में ना क्वेरी मत करो, क्वेरी मैं अपने आप पता है कि मैं अपने आप बताऊंगा क्वेरी। अब पढ़ते हैं डेफिनेशन जो हम पढ़ने जा रहे हैं ना। Basic of derivative of is a contract or a product whose value is derived from the value of some other asset is known as underlying। यहाँ एक नया नाम आ गया अंडरलाइन, यानी कि इक्विटी को ही मैं अंडरलाइन भी कह देता हूँ, इक्विटी को ही मैं स्पॉट कह देता हूँ। अब इसको धीरे धीरे हम क्लियर करते चलेंगे कि सब इक्विटी, स्पॉट, अंडरलाइन, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव के अंदर फ्यूचर्स, ये चीजें क्या है, इसको हम धीरे धीरे क्लियर करते चलेंगे। अभी सिर्फ हमने समझा व्हाट इज डेरिवेटिव। डेरिवेटिव हम ऐसी चीज पढ़ने जा रहे हैं जिसकी अपनी कोई वैल्यूज नहीं है, इस पर हम ट्रेडिंग करने वाले, जिसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू कहां से आ रही है, उसके इक्विटी मार्केट से, सम अदर एसेट, दैट इज कॉल्ड द डेरिवेटिव, ड्राइव्ड वैल्यूज। अब बात करते हैं, अब हम यहाँ दूध दही पे तो ट्रेडिंग करेंगे, ये तो सिर्फ समझाने के लिए था, हम कोई गन्ने का काम नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ ट्रेडिंग कर रहे हैं। हम यहाँ क्या पढ़ने वाले, सेग्रीगेट हो गए हम किस पे आगे, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स पर। हम यहाँ किस पे आगे, कॉमोडिटीज हटा के ये सब हटा के हम सीधा फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स, एग्री वगैरह छोड़ के फाइनेंशियल डेरिवेटिव। तो फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स के कौन कौन से, स्टॉक्स, इंडेक्स, करेंसीज एंड कॉमोडिटी, ये डेरिवेटिव्स हैं जिनके ऊपर डेरिवेटिव ट्रेडिंग होती है, कॉमोडिटीज पे होती है, करेंसीज पे होती है, इंडेक्स पे होती है, स्टॉक्स पे। तो अगर हम इस क्लास के ऊपर हमारा जो मेन उसको वो रहेगा, हमारा जो मेन कंसंट्रेशन रहेगा वो रहेगा दोस्त इसके ऊपर, स्टॉक्स के ऊपर एंड इंडेक्स। जो फाइनेंशियल डेरिवेटिव स्टॉक्स के ऊपर पड़ेंगे और इंडेक्स के ऊपर। ठीक है दोस्तों, एक मिनट में इसको रद्द कर देंगे। अगर मैं स्टॉक की बात करूं, अभी मैं दोबारा भी दिखाऊंगा इसको। अगर मैं स्टॉक की बात करूं तो स्टॉक की मैं बात करूं इस वक्त आई थिंक, अभी चेक कर लेंगे, 186, अगर हम स्टॉक्स की बात करें एनएससी में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, अगर मैं एनएससी की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 हजार शेयर है, 3 से 4 हजार शेयर है, काउंटिंग मैंने भी नहीं करी है। लगभग ये शेयर है जिन पे डेली बेसिस ट्रेडिंग, जिनके ऊपर ट्रेडिंग होती है, जो आप कहते हैं ना इक्विटी मार्केट ट्रेड करता हूँ जी, मैं तो इंट्राडे करता हूँ साहब, पोजिशनल करता हूँ, इन्वेस्टमेंट करता हूँ, डीमैट अकाउंट में डाल के रखता हूँ, रिलायंस खरीदे हुए, टाटा मोटर खरीदे हुए, या मैंने इतने का मैंने इस रेट पे किसी के कहने पे खरीद दिए थे शेयर, वहां से 50 रुपए नीचे आई थी, क्या करूँ, लॉस लग रहा है, होल्ड करके रखा हुआ है। तो दीज आर कॉल्ड इक्विटी, अप्रोक्सीमेटली 4 हजार शेयर है जो डेली बेसिस पर ट्रेडिंग। इक्विटी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, इक्विटी। अच्छा, इसी को मैं क्या कहता हूँ, यहाँ पे स्पॉट भी बोलते हैं, इक्विटी को स्पॉट भी बोलते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, अंडरलाइन। अब कभी मैं अंडरलाइन बोल दूंगा, कभी स्पॉट बोल दूंगा, कभी इक्विटी बोल दूंगा, तो कंफ्यूजन नहीं होना, सब तीनों एक ही। ठीक है, पर इसमें से केवल, अभी एग्जैक्ट नंबर देखूंगा, आई थिंक 186 शेयर्स है, इनमें से केवल 186 शेयर्स हैं जिनके अंदर डेरिवेटिव ट्रेडिंग, सिर्फ 186 अप्रॉक्स, एग्जैक्ट अभी नंबर चेक कर ले, क्योंकि इसमें अंदर अंदर बाहर होते रहते हैं, शेयर्स आते भी हैं जाते भी हैं, डेरिवेटिव मार्केट में स्टेबल नहीं है कि जिंदगी भर यही रहेंगे, आउट भी हो जाते हैं, कुछ इन हो जाते हैं, कुछ आउट हो जाते हैं, तो नंबर चेंज होते हैं, हर वक्त नंबर चेंज होते रहते हैं, हर 2-4 महीने बाद नंबर भी चेंज हो जाता है, हो सकता है इस महीने चेंज, हर महीने रिवाइज होती रहती है। तो अगर मैं रफली आइडिया बोलूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 186 शेयर्स है जिनके अंदर डेरिवेटिव ट्रेडिंग होती है, कितने में से 3-4 हजार शेयरों में से केवल 186 शेयर है जिनके अंदर डेरिवेटिव ट्रेडिंग होती है। यानी कि डेरिवेटिव ट्रेडिंग का मतलब, जैसे इनके अंदर फ्यूचर डेरिवेटिव ट्रेडिंग का मतलब अगर मैं बात करूं, अच्छा ये सारी चीजें हम देखेंगे भी, एक मिनट रब कर देते हैं। अगर मैं बात करूं डेरिवेटिव की तो 186 शेयर जिनके अंदर ट्रेडिंग होती है, यानी कि इनके अंदर दोनों ट्रेडिंग होती है, फ्यूचर्स भी ट्रेड होते हैं और इनके ऑप्शंस भी ट्रेड होते हैं।
तो जैसे सपोज में रिलायंस डेरिवेटिव इक्विटी में भी ट्रेड होता है रिलायंस, और रिलायंस डेरिवेटिव में भी ट्रेड होता है। तो अगर मैंने रिलायंस के फ्यूचर्स में काम करा, उसके फ्यूचर्स में काम, अब कैसे करते क्या करते हैं वो बात की बात है, वो तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलेगा, आता चलेगा। हम ये मानते हैं हमने फ्यूचर्स के अंदर ट्रेडिंग करी, तो आज हम क्या करेंगे, आज हमने रिलायंस के अंदर फ्यूचर्स के अंदर ट्रेडिंग। पर जब आप रिलायंस के कॉल पुट के अंदर काम करोगे, इसकी रिलायंस के कॉल पुट के अंदर काम करोगे, तो आप कहोगे आज मैंने रिलायंस का ऑप्शन ट्रेड करा, और आपका यही कोर्स है। और इसका भी क्या है, फाउंडेशन। ये पढ़ने आए हो बेसिक, बार बार आपको ध्यान दिलाता रहूंगा कि भैया ये पढ़ने आए हैं ऑप्शन फाउंडेशन, ये जिसको मैंने यहाँ लिखा कॉल पे पहुंच जाएंगे। तो अप्रॉक्सिमेटली 186 शेयर है जिनके अंदर डेरिवेटिव ट्रेडिंग होती है, और उनका इक्विटी भी ट्रेड होता है। क्या होता है, उनका इक्विटी भी ट्रेड होता है। अब बात करते हैं इंडेक्स। इंडेक्स बोले तो इंडेक्स जैसे निफ्टी, बहुत सारे इंडाइसेस हैं, पर जिनके ऊपर ट्रेडिंग होती है मैं उनकी बात करूंगा। यानी कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी फाइनेंस, जिसको हम फिन निफ्टी कहते हैं, निफ्टी फाइनेंस या फिन निफ्टी कहते हैं, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी यानी कि निफ्टी फाइनेंस, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी, मिड कैप निफ्टी। ये सारे इंडाइसेस हैं जिनके ऊपर डेरिवेटिव ट्रेडिंग होती है। अब क्वेश्चन आता है साहब, आपने तो बोला कि स्टॉक्स 186 शेयर्स हैं, इनके इक्विटी भी ट्रेड हो रहे हैं, शेयर्स जिनको बात करते हैं इनके डेरिवेटिव भी ट्रेड हो रहे हैं। डेरिवेटिव बोले तो इनका फ्यूचर्स भी ट्रेड हो रहा है और इनके ऑप्शंस भी ट्रेड हो रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। पर इंडेक्स में, इंडाइसेस में इक्विटी इनकी जो स्पॉट है वो ट्रेडेबल नहीं, केवल और केवल इनके अंदर क्या होती है, डेरिवेटिव ट्रेडिंग होती है, यानी कि फ्यूचर्स और ऑप्शंस, ये ट्रेड हो। अभी लिखना नहीं है कुछ, ठीक है ना। सेंसेक्स में मेरे दोस्त अभी नहीं होता है, सेंसेक्स में ट्रेडिंग हो रही है, सेंसेक्स में भी ट्रेडिंग होती है। मैं एनएससी से रिलेटेड बात कर रहा हूँ, सेंसेक्स में बिल्कुल ट्रेडिंग हो रही है, उसकी एवरी फ्राइडे एक्सपायरी भी होती है। तो सेंसेक्स भी जोड़ लो, पर यहाँ हम एनएससी के ऊपर ज्यादा फोकस दें तो निफ्टी से ही रिलेटेड बातें करें, ठीक है जी, क्योंकि अभी वॉल्यूम कम है वहां पे। और जैसे मैं बात करूंगा मिड कैप को भी मैं डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि मिड कैप में भी वॉल्यूम कम है। तो ज्यादातर मेजर पोर्शन किसके अंदर है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, और फिर निफ्टी में भी अच्छा खासा वॉल्यूम है। तो ये हमारी बात क्लियर हो गई कि जो इंडेक्सेस हैं, जो इंडाइसेस हैं, इंडाइसेस में केवल और केवल डेरिवेटिव ट्रेडिंग होती है, केवल और केवल डेरिवेटिव, स्पॉट नहीं होते। चलो जी, इनको देख, जो इतना अभी पढ़ा है हमने, छोटा मोटा थोड़ा सा कुछ अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश कर रहा है, तो जरा सा एक बार देख लेते हैं। ये एनएससी की साइट मैंने आपको ओपन कर दिया। तो चलो कोई शेयर ले लेते हैं, रिलायंस ऐसे ही खोल लेते हैं, यहाँ से खोलेंगे रिलायंस। यहाँ पे कई प्लेटफॉर्म्स हैं, इसी प्लेटफॉर्म पे नहीं, कई प्लेटफॉर्म्स के जरिए मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिखा, तो यहाँ क्या लिखा रहा है मेरे दोस्त, इक्विटी। यहाँ क्लियर लिखा हुआ है ना, रिलायंस इंडस्ट्रीज इक्विटी, ये खोला तो ये आया हुआ है, दिस इज इक्विटी। यहाँ दिख रहा है ना आपको, क्लियरली यहाँ लिखा हुआ है, रिलायंस के अंडर हेड में लिखा इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स, यानी कि डेरिवेटिव में ट्रेड होगा। इसकी इक्विटी, ये इक्विटी का वैल्यू है, और डेरिवेटिव क्लिक करेंगे तो डेरिवेटिव का रेट आ जाएगा। वो तो खैर बाद में खोलूंगा, मैं दिखाना चाहता हूँ। अब पर जब मैं इंडेक्स लिखता हूँ, अब मैं निफ्टी लिख लेता, भाई इंडेक्स की बात हो रही है आगे। जब मैंने निफ्टी लिखा, इंडेक्स लिखा, निफ्टी लिखो, बैंक निफ्टी लिखो, फिर निफ्टी लिखो, जो मर्जी लिखो, यहाँ स्पॉट तो गायब है, इक्विटी तो गायब, केवल डेरिवेटिव लिखा है। तो यहीं से मुझे समझ आ जाना चाहिए कि भैया इंडेक्स में स्पॉट में ट्रेडिंग ही नहीं हो सकती। इंडेक्स जितने भी हैं, जितने भी इंडाइसेस हैं, उनके अंदर केवल डेरिवेटिव ट्रेडिंग होती है, यानी कि डेरिवेटिव बोले तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। और आपका ये कोर्स है, बार बार बोलता रहूंगा, ये आपका कोर्स है। हम यहाँ देख सकते हैं बस कि ये मेरा, दिस इज माई स्पॉट, ये स्पॉट है, यहाँ जो दिख रहा है ना, ये इक्विटी है, स्पॉट है, अंडरलाइन है, बहुत सारे नाम है। तो ये हम कह सकते हैं आज 90 पॉइंट डाउन हुआ निफ्टी, आज 100 पॉइंट बढ़ गया, आज बैंक निफ्टी 50 पॉइंट गिर गया, आज 150 पॉइंट गिर गया, आज 500 पॉइंट बढ़ गया। पर जब मुझे इसमें ट्रेडिंग करनी है तो डेरिवेटिव मार्केट में आना ही पड़ेगा, इंडेक्स के अंदर, क्योंकि स्पॉट्स अवेलेबल ही नहीं है। पर स्टॉक, अगर हम स्टॉक्स की बात करें, स्टॉक्स में ऐसा नहीं है, चॉइस है, चाहे आप इक्विटी में ट्रेड करो, चाहे उनकी ऑप्शंस में ट्रेड करो, चाहे उनके फ्यूचर्स में ट्रेड करो, चॉइस है आपको। इंडेक्स के अंदर कोई चॉइस नहीं है। अगर आपको इंडेक्स में ट्रेडिंग करनी है तो डेरिवेटिव मार्केट में आना पड़ेगा कंपलसरी। यहाँ देखने, यहाँ ही नहीं लिखा हो, यहाँ ही नहीं, स्पॉट स्पॉट हो ही नहीं सकता है। अब एक बात और करते हैं कि गुरुजी ने एक चीज बताई थी, सर ने एक चीज बताई थी हमें कि जो स्पॉट है, ये जो इक्विटी है, उसकी वैल्यू ड्राइव हो रही है, सॉरी, डेरिवेटिव की वैल्यू कहां से ड्राइव हो रही है, इक्विटी से आ रही है। यानी कि अगर इक्विटी का रेट बढ़ेगा, इक्विटी का रेट बढ़ेगा तो डेरिवेटिव का भी रेट बढ़ जाएगा, इक्विटी का रेट घटेगा तो डेरिवेटिव का भी रेट घट जाएगा। भाई दही का भाव अपना नहीं है उसका, दूध से आ रहा है, दूध का भाव, दही का भाव बढ़ गया, दूध का भाव घटेगा तो दही का भाव भी घट जाएगा। तो सेम रूल तो यहाँ पे भी होना चाहिए, तो इसको चेक करते हैं।
चलो एक शेयर ले लेते हैं, आज वो काफी गिरा है अडानी एंटरप्राइजेस, गिरा है पूरा, है ना, इसको चेक। यहां मेरे को क्या आ रहा है इसका, ये इक्विटी है भाई, शेयर है ना, इसकी इक्विटी भी है और इसका डेरिवेटिव भी है, तो ये दिख रहा है भाई। अडानी कितने पॉइंट गिरा हुआ है, 78 पॉइंट गिरा हुआ है, 78 रुपए गिरा हुआ है अडानी का आज वैल्यू। कितना गिरा हुआ है, 78 रुपए गिरा हुआ है कल से लेके अब तक। ठीक है, अब देखिए डेरिवेटिव नोट करने का इसको भी, मतलब कॉपी में नोट नहीं करना, बस मेमोराइज रखना है कि भैया 78 रुपए अडानी का प्राइस आज डाउन है। अब आते हैं इसका डेरिवेटिव चेक कर लेते हैं। डेरिवेटिव में एक मिनट कर, और डेरिवेटिव बोलेंगे तो यहाँ पे देखेंगे क्या पढ़ रहे हैं अभी, स्टॉक फ्यूचर्स। यहाँ देखो दो चीजें लिखी हुई, स्टॉक फ्यूचर्स एंड स्टॉक ऑप्शंस, तो हम स्टॉक फ्यूचर्स को क्लिक करें। हाँ भाई बिल्कुल गिरा हुआ। अब ये अभी इस पे अभी मैं बात नहीं करूंगा कि स्टॉक फ्यूचर्स देख रहे हैं आपको, तीन तरह के स्टॉक फ्यूचर्स हो रही है, ये धीरे धीरे समझ में। टोटलिटी में बात करनी कि इसकी इक्विटी का रेट गिरा तो डेरिवेटिव का रेट भी गिरा हुआ है। अब ये हो सकता है कि 2 4 5 रुपए का फर्क हो सकता है, अगर कोई शेयर इक्विटी में 20 रुपया गिरा है तो उसका डेरिवेटिव में वो 18 रुपए गिर सकता है या 22 रुपए गिर सकता है, वो फर्क रहेगा, पर दोनों का दिशा एक ही होगी, दिशा एक ही होगी। 2 4 5 रुपए का फर्क हो सकता है, वो हो सकता है, उसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, वो हो सकता है, पर दिशा दोनों की एक ही रहेगी। ये हमने देख लिया कि हाँ भाई इक्विटी में तो रेट गिरा हुआ था अडानी का, इसके फ्यूचर्स के भी सारे रेट गिरे हुए हैं। एक शेयर और चेक कर लेते हैं। बीपीसीएल इक्विटी, आज ये कितने रुपए बढ़ा है, 7 रुपए बढ़ा, 2.5% बढ़ा हुआ है। इक्विटी में कितना रुपए बढ़ा हुआ है, बीपीसीएल तेज हो रहा है 2.5%, 2.5% तेज हो रहा है। बीपीसीएल यहाँ चेक करते हैं, स्टॉक फ्यूचर्स, वहां 7 रुपए बढ़ा, यहाँ पे भी बढ़ा हुआ है, ग्रीन कलर में आ रहा है, बढ़ा हुआ है। ग्रीन कलर का मतलब समझते हैं ना, तेज हुआ है कल से लेकर अब तक, ये बढ़ा हुआ है, तो डायरेक्शन तो दोनों की एक ही है। तो ये अभी हमने जो समझा, हमने सिर्फ ये समझा कि व्हाट इज डेरिवेटिव, फ्यूचर्स ये क्या 3 महीने की इनकी कुछ एक्सपायर, इनमें कुछ एक्सपायरी डेट लिखी है, इनको फ्यूचर्स क्यों कहते हैं, ये आगे चल के आएगा, धीरे धीरे आएगा। बस अभी हमने सिर्फ वो डेफिनेशन जो लिखी थी ना, व्हाट इज डेरिवेटिव, उसको समझाया है मैंने, वो उतना क्लियर है, आगे की बात नहीं पूछना कि फ्यूचर क्या है जी, ये फ्यूचर में 30 नवंबर यहाँ क्यों आ रहा है, ट्रेडिंग कैसे होगी, ये नहीं, जो मैंने समझाया वो समझ आया कि नहीं आया, बस। नहीं समझ आया तो पूछना। तो आसानी है भूपेंद्र साहब, समझ तो आना ही चाहिए, आसान आसान चीज है। ऑप्शन पता नहीं लोग क्यों कहते हैं कि भैया बड़ा खतरनाक है, समझ नहीं आता है, चार चार पता नहीं 10 10 क्लासे ले लेते हैं इधर उधर से, है ना, इधर से क्लासे, ऐसे ही समझा दूंगा पूरी ऑप्शन, ऐसे ही समझाऊंगा पूरी, छोटे छोटे एग्जाम्पल देकर पूरी ऑप्शन समझाते हैं। कोशिश करना है पेन कम से ज्यादा, कम से कम पकड़ना है, पेन कम से कम पकड़ने की आवश्यकता रहे। हाँ जहां जरूरत होगी वहां मैं बोलूँ, पूरी क्लास में 3 या 4 बार आपको नोट करने की जरूरत हो, बस मैं ये कहता हूँ बेसिकली। जब स्ट्रैटेजी शुरू होंगी या कुछ चीजें डिस्कस होंगी तो वहां बोलूंगा कि नोट करो, अदरवाइज नोट करने की कोई जरूरत नहीं। चलो आगे चलते हैं। तो अब इसको क्या करते हैं, अब इसको समझने के लिए एक एक ऑर्डर में, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में स्टार्ट करते हैं, तो जैसे जैसे पॉइंट्स आते रहेंगे वैसे वैसे हम डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए स्टॉप कर देता हूँ। अच्छा मेरे साथ एकदम कूल रहने का, बिल्कुल आराम से रहने, टेंशन में नहीं रहने का मुझे, खींचता बहुत बुरा हूँ मैं, जो फंस गया ना मेरे चक्कर में। बस एक बार मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अरे साहब हम प्रो कैपिटल से हैं, कहाँ एमपी से हैं, हम हिंदुस्तान से हैं, हम हिंदुस्तान से हैं, हम भारत से हैं, हम इंडिया से हैं। चलिए दोस्तों आगे करते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों ये टर्मिनोलॉजी को अपन वन बाय वन डिस्कस करते चलेंगे तो चीजें समझ आती हैं, ठीक है। देखो बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, मैं पहले बता, बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, आदमी को उतना ही पढ़ना चाहिए जितना वो डाइजेस्ट कर पाए,
और ये जो क्लासेस है ना बहुत साइंटिफिकली डिजाइन करी है, क्योंकि हमें पता है किसका कितना एपेटाइट है, वो कितना समझ सकता है स्टॉक मार्केट को एक बार। तो हम उतना ही करेंगे जितना आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा। ये कोई कोर्स खत्म नहीं करना है मुझे कि सेमी आपका हाफ ईयरली होना है या ये क्वार्टरली हाफ ईयरली होना है या यूनिट टेस्ट होना है आपके, ऐसा कुछ नहीं है ना। पर हमें ये पता है कि जो हम यहाँ पे टाइम बहुत सफिशिएंट है, खूब अच्छा खासा टाइम दे रखा है प्रो कैपेसिटी में, तो इसमें बढ़िया से खत्म होता। तो पेशेंस रखना। अब बात करते हैं स्पॉट। तो देखो स्पॉट तो हम पढ़ चुके हैं। यानी कि जो इक्विटी मार्केट का रेट है, जैसे हमने अडानी का देखा, जैसे हमने देखा रिलायंस का देखा, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 हजार, एग्जैक्ट नंबर तो मेरे दोस्त मेरे को भी याद नहीं, 3 से 4 हजार शेयर है जिसके ऊपर ट्रेडिंग। इसमें से केवल 186 शेयर है जिसके अंदर डेरिवेटिव ट्रेडिंग है। अब यहाँ से एक लिस्ट देख लेते हैं, यानी कि जिसके अंदर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, इसको देख लेते हैं। अब यहाँ से देखो वन बाय वन अपन चलते रहेंगे ताकि हमें मिस नहीं हो। तो अब यहाँ से लिस्ट चेक करते हैं करंट डेट में आज इस वक्त कितने अवेलेबल है। अच्छा, उसको याद करने मत बैठ जाना, कोई जरूरत नहीं है उसको याद करने की, बस दिखा रहा हूँ। अब ये मत सोचिए कि कल से हम इस पर रट्टा मार रहे हैं, कुछ रट्टा नहीं मारना, बस दिखा रहा हूँ। तो देखेंगे यहाँ पे, हाँ आता पता होना चाहिए कि अगर मुझे लिस्ट ऑफ डेरिवेटिव स्टॉक्स देखने की इस वक्त कितने शेयर्स हैं, वो कौन कौन से शेयर्स हैं जो डेरिवेटिव में जिनकी ट्रेडिंग होती है, वो कहाँ से जानकारी मिलेगी, वो आना चाहिए, वो पता होना चाहिए। बस इसके लिए तो ये देखेंगे, हमारा एनएससी का वेबसाइट है। तो इसका अपन होम पेज में जाएंगे, होम पेज पे स्क्रॉल डाउन करेंगे। जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे लिखा रहा है प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स के अंदर इक्विटी डेरिवेटिव। तो इक्विटी डेरिवेटिव की बात करूंगा तो इसको क्लिक करो। जब मैंने इक्विटी डेरिवेटिव को क्लिक करा तो इस तरह का विंडो ओपन हो, ठीक है जी। यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, परमिटेड लॉट साइज को मैं ओपन करूंगा। एक मिनट, डाउनलोड हो गई है यहाँ पे फाइल, मैं शेयर करूंगा आपको, ऐसे शेयर नहीं होगी। ये मैंने डाउनलोड कर ली, आप चाहे तो कर लेना, नहीं भी करोगे तो चलेगा, कोई जरूरत नहीं है इसको, बस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको पता रहे, बस। ठीक है ना, तो अब मैं एक बार शेयर करूंगा इसको, है ना। तो ये जो मैंने एक्सेल शीट वहां से डाउनलोड करी सीएसवी फॉर्म में, ये होगी। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ मुझे क्लियर समझ आ रहा है कि कितने कितने ट्रेडिंग के लिए कितने अंडरलाइन है। अगर मैं इंडेक्स की बात करूँ तो ये 4 है, बैंक निफ्टी, निफ्टी, मिड कैप निफ्टी एंड फिन निफ्टी, जो हमने बात की इन पे डेरिवेटिव ट्रेडिंग। अब बात आती है स्टॉक्स के अंदर, कहते हैं इंडिविजुअल शेयर्स के अंदर। तो ये साहब टोटल अगर हम माने, तो अगर मैं इसको काउंट कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं आप ही के सामने, मुझे भी ध्यान रहे। इसको कुछ याद याद करने की आवश्यकता है नहीं, गलती से भी करना मत, कोई जरूरत नहीं है, बस फॉर द नॉलेज ये लिख लेते हैं। अगर मैं यहाँ 1 डाल दूँ और यहाँ 2 डाल दूँ तो क्या होगा, 184 है, 186 हो सकता है, मैं गलत कह रहा हूँ, 184 शेयर है, केवल इन्हीं के अंदर डेरिवेटिव ट्रेडिंग होती है। 4 हजार जी हाँ, उसकी लिस्ट है, इन्फोसिस है, यूपीएल है, एमएनएम है, जोफोज है, यूनिलीवर है, वोल्टास है, डाबर है, सारे टॉप शेयर, सारे टॉप शेयर है, जील है, एस्कॉट है, अडानी है, टीसीएस है, आईसीआईसीआई बैंक है, एक्सिस बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, लिस्ट पूरी भरी पड़ी है, पूरी भरी पड़ी है। ठीक है ना, तो ये सारे नंबर ऑफ शेयर्स मैंने दिखा दिया, ये सिर्फ दिखाए हैं, उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं। तो अब दोबारा आता हूँ स्लाइड के पास, स्लाइड पे आता हूँ। तो स्पॉट भी हो गया, फ्यूचर प्राइस, यानी कि वो प्राइस जो डेरिवेटिव में फ्यूचर्स का प्राइस है, तो कहां से ड्राइव हो रहा है, स्पॉट से ही ड्राइव हो रहा है। अब 2 पॉइंट और आएंगे, कॉन्ट्रैक्ट साइकिल एंड एक्सपायरी। जब हमने फ्यूचर्स खोले थे तो वहां कुछ एक्सपायरीज आई, कुछ कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइकिल थी, तो यहां से हमने ये 2 पॉइंट ले लिए और इन 2 पॉइंटों को अपन वहां एनएससी की साइड से समझ पाए। अभी ट्रेडिंग बहुत दूर है, ट्रेडिंग के चक्कर में मत फंसना, बिल्कुल ट्रेडिंग को बिल्कुल यहाँ से अभी मैं आपको अपने को सेटल डाउन करना है कि मुझे सिर्फ कंसेप्ट समझना, सर क्या बोल रहे हैं मुझको वो समझने का, आगे नहीं रहो। तो कॉन्ट्रैक्ट साइकिल एंड एक्सपायरी डेट्स, तो इसको स्टॉप करके आ जाते हैं एनएससी की साइड। रिलायंस ही खोल लेते हैं भाई, 184 शेयर है, जो मर्जी खोल लो, हम रिलायंस ही खोल। ये रिलायंस आज डेरिवेटिव में तेज हुआ है, सॉरी स्पॉट में तेज हुआ 6 रुपये 80 पैसे, तो डेरिवेटिव भी तेज हुआ होगा, डेरिवेटिव ओपन। अभी हम बात कर रहे हैं इसके फ्यूचर्स की, स्टॉक फ्यूचर्स। अब स्टॉक फ्यूचर्स, अब जब स्टॉक फ्यूचर्स करेंगे तो दोस्त डेरिवेटिव प्रोडक्ट इक्विटी की तरह नहीं है कि अगर आपने कोई शेयर खरीदा, अगर आपने कोई शेयर खरीद दिया और आपने डीमैट अकाउंट, भाई एक इंटरडे ट्रेडिंग होती है, सुबह खरीदता है शाम को बेच देता है, या पहले बेच देता है शाम को 3:15 बजे ले लेता है, वो इक्विटी ट्रेडिंग है। ठीक है जी। पर अगर आप कोई शेयर्स खरीदते हैं तो आप उसको फुल पैसा देकर रखते हैं, अपने डीमैट अकाउंट में दे देते हैं, अपने डीमैट अकाउंट में ले लेते हैं, तो फिर आपकी चॉइस हो जाती है कि आप चाहे उसको बेचो या आप उसको 10 साल तक होल्ड करो, चाहे 5 साल तक होल्ड करो, चाहे 6 महीने तक होल्ड करो, आपकी चॉइस। 6 महीने से होल्ड करो, आप मत बेचो, आपका बच्चा बेचेगा, उसका बच्चा बेचेगा, चॉइस है, आप जब तक उसको होल्ड रख सकते हो रख सकते हो, अगर आपने वो शेयर्स खरीदे।
कहने का मतलब ये है कि जो शेयर्स होते हैं इनकी कोई एक्सपायरी डेट थोड़ी है, ये एक्सपायर थोड़ी हो जाएंगे, रिलायंस को एक्सपायर हो जाएगा क्या? नहीं हो। पर जब ये शेयर्स डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेड होते हैं, क्योंकि डेरिवेटिव मार्केट में शेयर्स नहीं होती, एक्चुअल में इनकी राइट वैल्यू पे ट्रेडिंग हो रही है। वो कैसे हो रही है वो तो बात पे बात होगी। तो इनके जो डेरिवेटिव्स है वो एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट्स, तो उन पे ट्रेडिंग हो रही है, तो उनकी एक सर्टेन एक्सपायरी सेट करेंगी। उनकी क्या करेंगे, एक्सपायरी सेट करेंगे। डेरिवेटिव ट्रेडिंग में एक्सपायरीज होती है, ये एक्सपायरी सेट करेंगे, क्योंकि वो उस पीरियड के बाद ट्रेड नहीं हो सकता वो वाला कॉन्ट्रैक्ट। तो इस वक्त अगर मैं ये नजर डालूं, जैसे आप भी नजर डाल रहे हो, मैं भी नजर डाल रहा हूं, तो इस वक्त मुझे रिलायंस के अंदर 3 डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट नजर आ रहे हैं, फ्यूचर के अंदर 3 डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट नजर आ रहे हैं। पहला कॉन्ट्रैक्ट, इसको हम कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं, पहला है 30 नवंबर, उसका अगला है 28 दिसंबर का, और फिर है 25 जनवरी। तो यानी कि कॉन्ट्रैक्ट साइकिल जो है, जो वहां लिखा था व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट साइकिल, ये 3 मंथ्स की होती है हमेशा। एक्सपायरी डेट पर मैं बाद में जाऊंगा, पहले कॉन्ट्रैक्ट साइकिल समझाऊंगा। 3 मंथ्स की होती है, आपको हमेशा 3 मंथ्स मिलेंगे। कैसे मिलेंगे ये समझते हैं। इस वक्त करंट क्या है, नवंबर, दिसंबर और जनवरी चल, ये हमेशा 3 मंथ्स मिलेगा। जब ये नवंबर खत्म हो जाएगा तो आपको मिलेगा दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, फिर 3 महीने मिल जाएंगे। जब दिसंबर खत्म हो जाएगा तो जनवरी, फरवरी, मार्च। तो ये हमेशा आपको यहाँ 3 मंथ्स मिलेंगे ट्रेडिंग करने। मुझे कहाँ पे ट्रेडिंग करनी है, किधर करनी है, वो बहुत दूर की बात है, उधर मत जाना। मुझे पता है अगला डाउट यही होगा अंदर कि यार हम कहाँ करेंगे, क्या करेंगे, उधर नहीं, उधर अभी बस समझते रहो। तो यहाँ पे 3 मंथ्स की साइकिल, ऑलवेज आपको 3 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ अवेलेबल होंगे फॉर ट्रेडिंग। अब यहाँ पे डेट आए, ये डेट कैसे डिसाइड होती है, ये डेट है लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ, लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ। जो भी लास्ट थर्सडे होगा उस दिन फ्यूचर मार्केट का, डेरिवेटिव प्रोडक्ट का जो फ्यूचर मार्केट है वो एक्सपायर करता है। तो यानी कि अगर मैं कहूँ नवंबर सीरीज, इसको बहुत नामों से सीरीज भी क्या, नवंबर मंथ की अगर मैं बात करूं तो इसकी एक्सपायरी डेट कब है, 30 तारीख। दिसंबर वाले की एक्सपायरी डेट कब है, 28 तारीख। इसकी एक्सपायरी डेट कब है, 25 तारीख। बड़े ध्यान से समझिएगा इसको, क्योंकि कल मैं इसके ऊपर थोड़ा सा और इलोबरेटली समझाऊंगा। 30 नवंबर, ठीक है। ये क्या है, लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ। अच्छा, अब यहाँ पे इस कॉन्ट्रैक्ट का नाम फ्यूचर क्या लिखा हुआ है, ये क्वेरी बड़ी आती है कि क्या इसका आने वाले समय में ये वाला रेट हो जाएगा, क्या ये फ्यूचर की बात कर रहा है, फ्यूचर टेंस है, आंसर इज नो। इसका नाम फ्यूचर इसलिए लिखा गया क्योंकि इनकी एक्सपायरीज कब हो रही है, फ्यूचर डेट पे हो रही है, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, फ्यूचर्स कहा जाता है, क्योंकि जो इनकी एक्सपायरीज है 30 नवंबर, फ्यूचर डेट है ना, फ्यूचर डेट में एक्सपायर हो रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट कब हो रहा है, फ्यूचर डेट में, इसलिए इनको कहा जाता है फ्यूचर्स कहा जाता है, क्योंकि इनकी एक्सपायरीज कब हो रही है, फ्यूचर्स में हो रही है। 28 दिसंबर में हो रही है इस वाले कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी, इस वाले कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी कब हो रही है, 25 जनवरी को होगी, तो इसीलिए इसको फ्यूचर्स क्या, क्योंकि इनकी एक्सपायरी फ्यूचर डेट पे। अब इनके नाम है, अब है इनके नाम, इनके नाम क्या है, ये जो करंट वीक, करंट मंथ है, इसको हम कहते हैं करंट मंथ। ठीक है जी, ये जो दूसरा वीक है इसको कहते हैं नेक्स्ट मंथ, सॉरी दूसरा मंथ जो है नेक्स्ट मंथ, इसको कहते हैं फार्म, फार्म, करंट मंथ, नेक्स्ट मंथ, फार्म। अब बात आती है सर ट्रेडिंग की, अभी ट्रेडिंग पे नहीं, बस एक कंसेप्ट पे बात कर रहा हूँ, अभी ट्रेडिंग पे बात नहीं कर रहा हूँ। बात आती है कि साहब मैं कौन से महीने में काम करूँ, 3 महीने अवेलेबल है, आपकी जहां इच्छा हो वहां काम कर सकते हो, आपकी जहां इच्छा हो उस महीने में आप काम कर सकते हो, आप यहाँ पे काम कर सकते हो, आप यहाँ पे काम कर सकते हो, आप यहाँ पे काम कर सकते हो जनरली। अब इसका मैं क्रॉस क्वेश्चन करूंगा, आप जवाब मत देना, बस सुनना मेरी बात। जो दुकानदार होता है, अब आपको 3 मंथ्स अवेलेबल, एक्सचेंज में 3 मंथ्स दे रखे हैं आपको ट्रेडिंग में, जहां मर्जी करते हैं, 3 मंथ्स आर अवेलेबल। तीनों महीने ट्रेडिंग के लिए मिले, टाइम पास करने के लिए थोड़ी मिले, ट्रेडिंग के लिए मिले, आप जिस महीने में आपका जहां मन करे वहां कर लो। पर इसको मैं क्वेश्चन में आपको समझाता हूँ कि जो दुकानदार होता है वो अपनी दुकान कहाँ सजाता है, छुप के सजाता है, कहीं पर्दे वर्दे लगा के, या कोई मुझे देख ना ले, कोई कोने में छुप के लगाता है दुकान कि कोई मुझे देख ना ले, या वो ऐसी जगह लगाता है कि जहां सब जगह मुझे देखे, जहां सब जगह देखी वहीं लगाएगा। तो मेरे भाई आपको बिगड़ सोचे समझे यही काम करने का है। नवंबर में, करंट मंथ में पूरी दुनिया यहीं पर काम कर रही है, वॉल्यूम में जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ देखेंगे अगर लॉट्स में बात करेंगे तो जमीन आसमान का फर्क है। हम सब करंट मंथ में ही काम करते हैं, मिले हुए हैं, एक्सचेंज में दे रखे हैं, पर देखो यहाँ कितने 26,000 लॉट्स में काम हो गया, यहाँ 1900, और यहाँ 168। रिलायंस जैसे शेयर में जो टॉप वॉल्यूम वाला शेयर, बहुत हैवी वॉल्यूम वाला शेयर। तो फ्यूचर्स के अंदर क्या हमें दो बातें समझ आ गई कि इनकी एक्सपायरीज होती है फ्यूचर्स की, इनको फ्यूचर्स क्यों कहा जाता है, प्लस 3 मंथ की साइकिल होती है, यानी कि जब 30 नवंबर खत्म हो जाएगा और जब 1 दिसंबर करने को आप ट्रेडिंग करने को आओगे तो आपको क्या मिलेगा, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी मिलेगा। जब 28 दिसंबर डन हो जाएगा, यानी कि जब 29 दिसंबर आएगा, तो आपको स्क्रीन पे अगेन दिखेंगे जनवरी, फरवरी एंड मार्च, सो ऑन।
तो इसलिए 3 मंथ्स की साइकिल। तो 3 मंथ की साइकिल होती है। ट्रेडिंग हम कहाँ कर सकते हैं? तीनों महीने में कर सकते हैं, पर जनरली हमें कहाँ रहना चाहिए? करंट मंथ में रहना चाहिए। अब वहां पे लॉट होते हैं, कैसी कैलकुलेशन होती है, ये होता है वो होता है, वो बात की। इतनी बातें क्लियर? इतनी बातें क्लियर हो गई? यहां तक की बात क्लियर हो गई? तो ठीक है दोस्तों, काफी देर से बात कर रहा था मैं, तो 5 एक मिनट का ब्रेक लूंगा मैं। ठीक है, क्योंकि ब्रेक में तो जाऊंगा, 5 एक मिनट का मैं ब्रेक लूंगा, फिर उसके बाद देखेंगे क्या करना है। तो दोस्तों यहाँ पे क्लियर हुई आज की बातें? आज की क्लास समझ आई? क्लियर हुई बात? आसान है, हो जाए। अमूमन हम 7:30 तक क्लास में रहेंगे, तो यही टाइम रहेगा। नहीं अभी नहीं आयुब साहब, ये आप बहुत आगे की बात पूछ रहे हैं। ये सबको समझाऊंगा, फिजिकल डिलीवरी क्या होती है, ठीक है, ये बहुत आगे की बात, ये आगे बहुत आगे। तो ठीक है दोस्तों, फिर आज की क्लास अपन यही डन करते हैं फिर। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है, सब समस्या तो नहीं आई आज? आज तो बेसिक था। हाँ कोई बात नहीं, मैंने तो जीरो से स्टार्ट करना है। नहीं नहीं ऐसा है, गीता जी दोनों के लिए एप्लीकेबल है, वो समझाया जाएगा, दोनों के लिए एप्लीकेबल। नहीं नहीं, हाँ हाँ, इंडेक्स में निफ्टी 50 ही है, निफ्टी 50, निफ्टी और निफ्टी 50 एक ही बात है, एक ही बात है, एक ही चीज है, सिमिलर करते हैं। तो जैसे हमने कल स्पॉट प्राइस, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट साइकिल, एक्सपायरी डे पढ़ा, ये 4 चीजें हमने एक्सप्लेन करी थी और हमने इनको पढ़ा था, तो आज हम वहीं से आगे बढ़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट साइज और वॉल्यूम। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट साइज और वॉल्यूम की मैं बात करूं, तो दोस्त जो डेरिवेटिव मार्केट है ना, जिसपे हम चर्चा कर रहे हैं या जिसको हम पढ़ने वाले हैं ऑप्शंस को, तो ये डेरिवेटिव मार्केट का पार्ट है। तो एक बात अपने को समझना चाहिए, वॉइस मेरा क्लियर है दोस्तों? जैसे ब्रेक तो नहीं होनी चाहिए यार, बिल्कुल क्लियर है। क्लियर है, क्लियर है दोस्तों, आप ना हेडफोन इस्तेमाल कीजिए। डबल नहीं आ रही होगी मेरे दोस्त, वॉइस डबल आने का कोई सेंस ही नहीं है, मेरे पास कुछ है ही नहीं। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, इस टॉपिक को यहीं बंद करेंगे। तो बात हो रही है कॉन्ट्रैक्ट साइज और कॉन्ट्रैक्ट वॉल्यूम। तो अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट साइज और कॉन्ट्रैक्ट वॉल्यूम की बात करूं, वैल्यू की बात करूं, तो डेरिवेटिव मार्केट में जो ट्रेडिंग होती है वो लॉट्स के ऊपर होती है। अब ये लॉट्स क्या है, इसको हम वेबसाइट पे जाके समझते हैं। जैसे हम यहाँ कर लेते हैं, रिलायंस कर लेते हैं, रिलायंस की बात कर रहे हैं, या हम एक काम करते हैं, जो हमने कल एक शीट डाउनलोड करी थी, आज फिर उसको डाउनलोड करते हैं, वहां लॉट साइजेस आने सबके, डायरेक्ट हम वहीं से देखेंगे। तो ये हम स्क्रॉल डाउन करता हूँ, मैं स्क्रॉल डाउन करा और मैं यहाँ पहुंच गया, इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट। ये इक्विटी डेरिवेटिव को मैंने क्लिक करा, यहाँ आ गया कॉन्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन, इसको खोला तो यहाँ आ गया परमिटेड लॉट साइज। कल भी मैंने इसी को करा था, अब मैं इसको ओपन करूंगा। यहाँ देख रहे हैं डाउनलोड हो गई है, और डाउनलोड होने के बाद अब मैं इसको ओपन और ये आपके साथ शेयर कर, तो यहीं से चेक कर लेते हैं, यहाँ पे सबके लॉट्स आ गए। देखिए यहाँ पे देखिए, अगर मैं एक बार के लिए हटा दूँ ये सारे, यहाँ से हटा देती तो मुझे क्लियर समझ आ रहा है इंडेक्स में जो, एक सेकंड का टाइम, तो यहाँ क्लियर मुझे नजर आ रहा है बैंक निफ्टी के जो लॉट साइज है दैट इज ऑफ 15। निफ्टी का लॉट क्या है? 50 का। मिड कैप निफ्टी 75, फिर निफ्टी का कितना? 40 का। और सब शेयर्स का आ रहा है, एसीसी का 300, एबीबी का 125, एबी कैपिटल का 5400, एबीआरएफएल 2600, हर एक के लॉट साइजेस आर अवेलेबल। ये कौन कर रहा है? एक्सचेंज दे रहा है। अब इसको थोड़ा और डिटेल में समझेंगे, लॉट साइजेस तो हमें यहाँ से दिख गए। अब आपको याद करने की जरूरत नहीं, जिसमें आप ट्रेडिंग करते हो वो आपको अपने आप याद हो जाता है। जैसे मैं रिलायंस में ज्यादा काम करता हूँ तो 250 का लॉट साइज है रिलायंस का। हालांकि मैं इंडेक्स में कम, इंडेक्स में ज्यादा ट्रेड करता हूँ तो मुझे सारे याद है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी, सारे लॉट साइज मेरे को याद रहते हैं। तो वो बहुत ज्यादा इशू नहीं है कि लॉट साइज हमें याद करें। पर यहाँ पूरी लिस्ट अवेलेबल है, अगर आपको किसी का लॉट साइज जानना है, जैसे मैं कहूँ यार मुझे एक्सिस बैंक का लॉट साइज जानना है, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और भी जगह है वो भी देखेंगे, यहाँ करेंगे एक्सिस बैंक, तो ये एक्सिस बैंक आ गया, इसका लॉट साइज आ गया 625, 625। तो अब मैं चलो यहाँ चलता हूँ, चलो एक्सिस बैंक की बात हो रही है तो एक्सिस बैंक पे आ जाते हैं, इसको स्टॉप कर देता हूँ, एक्सिस बैंक खोल लेते हैं।
आज ये 10 रुपया तेज हुआ है, इक्विटी 10 रुपया तेज हुआ है, तो इसका डेरिवेटिव भी तेज होना चाहिए ना। कल हमने ये बात समझी थी। तो दोस्त खोल लेते, तो स्टॉक फ्यूचर्स, यस, वहां पे भी ट्रेंड सेम ही, 11 रुपए 90 पैसे, 12 रुपए 90 पैसे, 11 रुपए 50 पैसे, सब ग्रीन कलर तेज हो रहा है, क्योंकि इसकी इक्विटी तेज होगी। इक्विटी तेज होगी तो डेरिवेटिव भी तेज होगा, कल हमने ये समझ लिया। अब इसका जो लॉट साइज है वो हमने निकाल लिया 625, 625 था उसका लॉट साइज। और अगर आपको देखना है तो यहां से भी देख सकते हैं, एक बार इसको रब कर लेते हैं, और हम यहां से भी देख सकते हैं। अगर मैं कोई भी कॉन्ट्रैक्ट स्टॉक फ्यूचर खोलता हूँ किसी भी मंथ का, यहाँ पे भी आ ये आ रहा है, उसका इंडिविजुअल का आ जाए, ये आ ट्रेड इंफॉर्मेशन। अब इसी को आगे बढ़ते हैं, वापस आ जाते हैं। आज ये कितने पे बंद हुआ? अगर हम क्लोज की बात करें तो एलटीपी को एक बार के लिए क्लोज ले लेते हैं, हालांकि एलटीपी क्लोज नहीं होती, चलो ये मान लेते हैं। आज ये 986 पे क्लोज हुआ, ठीक है जी, एक्सेस बैंक 986 पे क्लोज हुआ। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं इसके कॉन्ट्रैक्ट वैल्यूज, इसके लॉट साइज से, तो ये निकल के आएगा दोस्त। एक मिनट दोस्तों, मैं ना अपना कैलकुलेटर ले आता हूँ, मेरा कैलकुलेटर है क्या, 2 मिनट का ब्रेक देता हूँ। तो 986 एंड 625 इज द लॉट साइज। तो अगर हम 986 मल्टीप्लाई बाय 625 करूं, तो ये दोस्त कितना निकल के आ रहा है, 6,16,250। तो ये इसका क्या है, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू अब बहुत ज्यादा डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है, कुछ छोटी छोटी बातें समझेंगे। तो ये है इसकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, यानी कि हाँ, यानी कि जब भी कोई शेयर डेरिवेटिव मार्केट में लॉन्च होता है, तो उसकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू एंड लॉट साइज डिसाइड होता है। वो कैसे होता है, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू एंड लॉट साइज डिसाइड होता है। वो कैसे होता है, जब फर्स्ट टाइम कोई शेयर डेरिवेटिव में इंट्रोड्यूस होता है, तो उसकी जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है वो रख, एक यहाँ साफ साफ लिख लेता हूँ, उसकी जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है वो 5 लाख रखनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जब भी वो शेयर कहाँ होगा, डेरिवेटिव में इंट्रोड्यूस हो। अभी हमने कल देखे थे 184 शेयर लिस्टेड है, अब कल को कोई शेयर है वो डेरिवेटिव में इंट्रोड्यूस होता है, 185 हो जाता है, तो अब उसका तो लॉट साइज होगा ना, बिगर लॉट के तो ट्रेडिंग होगी नहीं। तो जब वो लॉट बनेगा, तो उसका जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू रखा जाएगा 5 लाख रखा जाएगा, अपनी मन मर्जी से नहीं होगा, उसका वैल्यू 5 लाख रखा जाएगा। अब कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू घटती रहेंगी बढ़ती रहेंगी, क्यों, क्योंकि रेट तो फ्लक्चुएट होगा ही। तो वो फर्स्ट टाइम जब डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च होता है, तब उसकी 5 लाख रखी जाती है, उसके बाद वो बढ़ भी जाती है घट भी जाती है, क्योंकि वो प्राइस फ्लक्चुएट होगा तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑटोमेटिकली फ्लक्चुएट होगी। जैसे हम ये मानते हैं कोई एबीसी शेयर है, तो इसको ऐसे समझते हैं, ऐसे समझ लेते हैं कि कोई एबीसी शेयर है, कल से वो डेरिवेटिव में लिस्ट हो रहा है ट्रेडिंग के लिए, डेरिवेटिव मार्केट में, इक्विटी में है वो, डेरिवेटिव मार्केट में उसका जो आज क्लोजिंग प्राइस है वो 200 रुपए। क्या है उसका क्लोजिंग प्राइस इक्विटी का, 200। तो कल से उसको डेरिवेटिव में लॉन्च होना है, तो उसका लॉट साइज बनाया जाएगा। क्या लॉट साइज रखना है, क्योंकि यहाँ बिगर लॉट्स की ट्रेडिंग नहीं होगी, तो लॉट साइज बनाया जाएगा। तो उसका जो लॉट साइज होगा कितने का बनेगा, बड़ी सिंपल सी बात है, 5 लाख मुझे अगर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू रखनी है, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो मुझे रखनी पड़ेगी 2500। तो उसका जो लॉट साइज होगा वो कितना निकलेगा, 2500। ठीक है जी, अब लॉट साइज तो 2500 बन गया, पर जरूरी थोड़ी है कि शेयर हमेशा 200 रहेगा, वो अगले दिन 210 हो गया, फिर 190 हो गया। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है ये घटती बढ़ती रहेगी, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू भी घटती बढ़ती रहेगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि हर रोज एक्सचेंज इन लॉट साइजेस को चेंज करता है, रिवाइज करता है साल में एक आधा बार। जैसे हमें याद होगा कि पहले बैंक निफ्टी का लॉट साइज था 25 का, अभी क्या हो गया, 15 हो गया। निफ्टी का भी कितना चल रहा है, 50 का चल रहा है, इसका कभी लॉट साइज हुआ करता था 75। तो ये लॉट साइज चेंज होते रहे, चेंज होते रहे, पर ये इसकी प्रायर इंफॉर्मेशन आती है, इसकी जो प्रायर इंफॉर्मेशन आती है, ऐसे तुक्के से नहीं होता है। अब थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं इन्हीं के बारे में। अगर बात करें, ये जो रेट आ रहा है, ये रेट आ रहा है दोस्त एक का, वन एक्सिस बैंक डेरिवेटिव, वन एक्सिस बैंक है, और आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लॉट्स में काम कर रहे हैं, 625 में काम, 625 का लॉट खरीद रहे हैं आप, जिसका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हमने निकाला था 6 लाख समथिंग। तो ये जो रेट आ रहा है,
देखो दया साहब, आप बीच में डिस्टर्ब मत करो। रिकॉर्डिंग आपको याद रखिएगा, 2 या 3 ही मिलेंगी। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को। और कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी और जिस दिन नहीं आओगे, जिसके अंदर मैं टाइम वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू डिस्कस करूंगा, कोई स्ट्रैटेजी डिस्कस करूंगा, और आप ये बेसिक क्लासों की रिकॉर्डिंग लेके बैठ चुके हो, फिर आपको मिलने की नहीं है। फिर आप जो मर्जी कर लेना। तो बहुत कम रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं, और ऐसे ही नहीं मिलती हैं। कोई पर्टिकुलर उसका रीजन होता है कि ये रीजन था, मैं इस रीजन से नहीं आ पाया। तो इसका ध्यान रखिएगा, रिकॉर्डिंग को वेस्ट मत करिएगा। चलिए, अब हम आते हैं। तो अगर हम बात करें, सपोज आज इसका लास्ट प्राइस कितना हुआ, 986 पे बनता, हम ये मानते 986 पे। अगर कोई इसको बाय कर ले, ये यहाँ पे मार्जिन पे होती है ट्रेडिंग, ये सारी बातें बाद में करेंगे, पहले हम इसी पे बात करें। अगर वो 986 पे इसको बाय कर, अभी सिर्फ मैं लॉट साइज का समझा रहा हूँ। 986 पे बाय कर, यानी कि 625 एक लॉट उसने बाय करा एट द रेट ऑफ 986। कल को अगर कल को एक्सिस बैंक कितना बढ़ जाता है, 996 पे हो जाता है, 996 पे हो जाता है, तो यहां से यहां तक कितने का प्रॉफिट हो गया, 10 रुपए का। तो 10 बोले तो 625 से मल्टीप्लाई, यानी कि 6250 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा उसको। यानी कि 1 रुपए के बढ़ने घटने पर उसके अकाउंट में कितने रुपए का फर्क पड़ेगा, 625 रुपए। क्योंकि ये जो रेट आ रहा है ऑफ वन है, वन एक्सिस बैंक है, और यहां आप खरीद रहे 625 क्वांटिटी। सिमिलरली अगर कल को इसका भाव रह जाता है 976, तो यहां से 10 रुपए का लॉस, तो यानी कि आपको कितने का लॉस लग रहा है, 6250 का, 6250 का लॉस लगना चाहिए। ये 10 रुपीज से समझा रहा हूँ, 150 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है। तो नेट सेल में अपने को ये समझ आना है कि यहाँ लॉट्स पे ट्रेडिंग होती है, तो काउंटिंग भी लॉट्स के हिसाब से चलेगी। क्योंकि यहाँ जो रेट आ रहा है दैट इज ऑफ वन, चाहे वो रिलायंस हो, चाहे वो निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, कुछ भी हो। जो टर्मिनल पे या जो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में रेट आ रहा है दैट इज ऑफ वन रिलायंस, वन एक्सिस बैंक, वन निफ्टी। अब आप उसमें लॉट्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो अगर जो भी आप जितने भी पॉइंट कमा रहे हैं, उसमें जितने भी रुपए कमा रहे हैं, वो लॉट से मल्टीप्लाई होंगे। बड़ी सिंपल सी बात। तो ये होता है दोस्त कॉन्ट्रैक्ट साइज एंड लॉट साइज। अब बात आती है कि साहब इसमें डेरिवेटिव में इंट्रोड्यूस कैसे होते हैं शेयर्स। हमें इसके ऊपर ज्यादा डिटेल पे बात नहीं करनी है, पर एक बेसिक रूल अपन समझते हैं। जब कोई शेयर डेरिवेटिव में इंट्रोड्यूस होता है, तो उसका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। यानी कि उसका वॉल्यूम चेक किया जाता है, उसका एवरेज 3 मंथ का उसका इम्पैक्ट कॉस्ट, कई सारी चीजें उस पर एनालाइज करी जाती है, तब जाके वो डेरिवेटिव में इंट्रोड्यूस होता है। और उसको वहां पे निरंतर उसको उस रूल को या उस क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करना होता है। अगर कोई शेयर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पा, तो वो डेरिवेटिव से आउट भी हो जाता है। तो ये कंपलसरी नहीं है कि जो शेयर यहाँ आ गया वो यहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। आउट भी होते हैं और इन भी होते, तो ये चलता रहे। पर जैसे हम कहें निफ्टी फिफ्टी के जो टॉप शेयर हैं, निफ्टी फिफ्टी के, वो नहीं होते, क्योंकि वो बढ़िया वॉल्यूम वाले शेयर है, सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल किया होता है। तो ये जो मेरी बिल्कुल बेसिक की क्लास चल रही है, इसमें आज और कल का दिन आई थिंक और लगेगा। मंडे से वी विल स्टार्ट द ऑप्शंस, जहां तक मुझे ऐसा लगता है। पर उससे पहले 2-3 बातें जान लेनी बहुत जरूरी है। अब आप एक चीज नोट करेंगे, हम लोग वापस यहाँ पे स्लाइड, एक मिनट में शेयर करता हूँ स्लाइड आपके साथ। हाँ जी अंकिता जी, बिल्कुल बिल्कुल, शेयर अंदर बाहर जा सकते हैं, पर इंडेक्स तो हमेशा ही रहेगा। इंडेक्स कैसे आउट हो जाए, निफ्टी फिफ्टी और ये टॉप तो इंडेक्स है, ये नहीं होंगे। ये डेरिवेटिव की जरूरत क्यों है, होती है, ट्रेडिंग कर रहे हो ना। डेरिवेटिव मार्केट एक्चुअल में अगर आप आगे से देखो, ये थ्योरेटिकल पॉइंट है, पर आपने पूछ लिया तो मैं बता, दैट इज अ हेजिंग पर्पस। ये हेजिंग पर्पस की लिस्ट बनाई गई जब फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव मार्केट इंट्रोड्यूस किया था, दैट इज फॉर द हेजिंग पर्पस। अब वो हेजिंग क्या है, वो उस पर हम नहीं जाए। आप ये मानो प्रोटेक्शन की, प्रोटेक्शन के लिए अब वो बहुत डिटेल में जाऊंगा कि अगर आज आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, आज आपकी फसल है, आज आपकी फसल है 6 महीने, उस प्रॉफिट को बुक करना चाहते हो, तो 6 महीने आगे का कॉन्ट्रैक्ट, वो बड़ी लंबी चौड़ी बात। दैट इज प्योरली प्रोटेक्ट। हाँ ये कह सकते हो डेरिवेटिव इंट्रोड्यूस किया फॉर हेजिंग पर्पस, फॉर प्रोटेक्शन, पर हम इसमें यहाँ ट्रेडिंग करेंगे। वी आर नॉट हेजर्स, वी आर ट्रेडर्स, हम ट्रेडिंग करते हैं इस डेरिवेटिव मार्केट। बस ये समझ। हाँ तो मैं टॉपिक पे आ रहा था, मैंने अपनी स्लाइड शेयर कर दी। यहाँ देखेंगे दोस्त बेसिस, बेसिस भी लिखा। बेसिस का मतलब होता है दैट डिफरेंस बिटवीन, इस चीज को आज चेक करना जरूरी है, द डिफरेंस बिटवीन स्पॉट प्राइस एंड फ्यूचर प्राइस। स्पॉट बोले तो इक्विटी प्राइस, अंडरलाइन, सारी बातें एक। तो स्पॉट प्राइस और फ्यूचर प्राइस का जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड बेसिस। बेसिस कैन बी पॉजिटिव और बेसिस कैन बी नेगेटिव। बस अब इसको मैं आपको कहां समझाऊंगा, वेबसाइट पे, क्योंकि आधा काम अभी बेसिक का काम चल रहा है, वहीं अपन नहीं। देखिए दोस्तों, बड़े सिंपल सी बात है, ये बिल्कुल बेसिक क्लास चल रहा है, एकदम बेसिक क्लास चल रहा है। ऑब्वियस सी बात है, कई स्टूडेंट्स इसको पहले से ही जानते हैं, पर मैंने आपको कहा था कि मैं एकदम जीरो से चलूँ। तो ये पहली 2 या 3 क्लासें मेरी जो होती है एकदम जीरो से चलती हैं। और
मंडे से हम कोशिश करेंगे ऑप्शन स्टार्ट कर, क्योंकि इसमें हम ज्यादा टाइम नहीं लगाते, इन चीजों के ऊपर हम ज्यादा टाइम नहीं लगाते। तो दोस्तों आगे चलेंगे। अ, अब हम यहाँ पे बात करते हैं। एक मिनट है, यहाँ देखेंगे अगर मैं स्पॉट को नोट करूँ, वापस आता हूँ स्पॉट पे देखो, इक्विटी पे बात। इक्विटी का रेट क्या है अपन ध्यान रखेंगे इसमें। इक्विटी का रेट क्या है? 982 रुपये 50 पैसे, 982 रुपया 50 पैसे, इसको नोट कर। अब डेरिवेटिव मार्केट में ये तो ज्यादा है, इसका रेट तो देखो यहाँ पे आ रहा है, अंडरलाइन भी लिखा हुआ है ना, ये भी स्पॉट है, दिस इज कॉल्ड स्पॉट। 982 रुपये, ये क्या है? 986 रुपया, करीबन करीबन 4 रुपए ज्यादा है, ये 4 रुपए एक्सेस है। यहाँ देखेंगे 10 रुपए ज्यादा, यहाँ देखेंगे 15 रुपए अप्रोक्सीमेटली ज्यादा, यानी कि नवंबर में 4 रुपए महंगा है डेरिवेटिव, 28 दिसंबर के जो कॉन्ट्रैक्ट है वो है 10 रुपए महंगा, और 25 जनवरी में 15 रुपया, 15 रुपीज में। नहीं मजूमदार साहब पेशेंस रखेंगे, देखिए बीच में बात मत। तो ये मैंने किस लिए निकाला? अगर ये समझाऊंगा नहीं तो किस लिए निकाला मैंने? तो ये डिफरेंस देख रहे हैं हम, ये डिफरेंस है, ये ऑलवेज डिफरेंस है। सबसे पहले हमें ये जानना है कि डिफरेंस को क्या कहते हैं। फ्यूचर्स एंड फ्यूचर्स और स्पॉट में हमेशा डिफरेंस रहता है, ठीक है जी। तो अब हम इसको बात करेंगे, इसको दोबारा लिखेंगे, ऐसा करते नहीं लिखे, चलिए तो अब हम इस पर बात यहाँ पे इसको लिखिए। मैंने क्या कहा था, दैट इज, ये जो डिफरेंस है इसको क्या कहते हैं? बेसिस के। तो पॉजिटिव बेसिस कब होता है? पॉजिटिव बेसिस कब होता है? जब स्पॉट का वैल्यू, दैट स्पॉट इज ग्रेटर देन फ्यूचर प्राइस, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, यानी इससे ज्यादा, दैट बेसिस इज कॉल्ड पॉजिटिव। नेगेटिव बेसिस कब होता है? जब स्पॉट इज लेस देन फ्यूचर प्राइस, जैसे एक्सिस बैंक की कंडीशन, एक्सिस बैंक की कंडीशन में, क्लियर बात है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इस सिचुएशन को क्या कहते हैं मार्केट में? ये नेगेटिव पॉजिटिव बड़ा डिफिकल्ट होगा, बड़ा अनयूजुअल सा लगता है बोलने में। जनरली हम इन लेमन लैंग्वेज में हम ये क्या कहते हैं, प्रीमियम एंड डिस्काउंट पे बात करते हैं, प्रीमियम और डिस्काउंट पे बात बोलते हैं। तो ये सिचुएशन क्या है, जब स्पॉट का रेट बढ़ जाए और फ्यूचर का रेट कम हो जाए, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट। इस सिचुएशन को कहते हैं डिस्काउंट। और जैसे अभी एक्सिस बैंक है, ये इस पे चल रहा है, प्रीमियम पे चल रहा है, क्योंकि डेरिवेटिव महंगा है, डेरिवेटिव महंगा है, तो दैट इज कॉल्ड प्रीमियम। तो जनरली नेगेटिव पॉजिटिव ना बोल के प्रीमियम एंड डिस्काउंट बोल सकते हैं, वो इजी है, उसको बोलना इजी है, सामने वाले को समझना आसान। तो मर्जी आपको जो मर्जी प्रोनाउंस कर सकते हैं, जैसा आपका मन करे, डिस्काउंट है और ये प्रीमियम। अब 90%, 90 से भी ज्यादा परसेंट डेरिवेटिव मार्केट किस पे चलता है? प्रीमियम पे चलता है। डेरिवेटिव मार्केट का रेट हमेशा ऊपर, 95% भी कह सकता हूँ, कभी कभार डिस्काउंट पे। अब दोनों समझने की, प्रीमियम पे क्यों होता है, डिस्काउंट पे क्यों। अब ये बड़ा ज्यादा भयंकर कंफ्यूजन है कि अगर डेरिवेटिव मार्केट प्रीमियम पे तो ये तेजी की निशानी है, बुलिश है, ये बहुत भयंकर कंफ्यूजन है। और अगर डेरिवेटिव मार्केट डिस्काउंट पे हो गया तो ये बेरिश, ये टोटल रॉन्ग, पूरा का पूरा गलत है, पूरा का पूरा गलत है। इससे, इसको तेजी मंदी से इसका कोई लेना देना, इसका तेजी मंदी से कोई लेना देना। और बहुत मैं अच्छे अच्छे पुराने पुराने ट्रेडर्स को भी सुनता, कहता है यार ये प्रीमियम ज्यादा होगा तो तेजी का संकेत है, या ये बेरिश हो, ये डिस्काउंट हो गया तो ये बेरिश, तो इसको अपन ने क्रॉस कर दिया, इससे तेजी मंदी का लेंगे। ये प्रीमियम पहले बात करेंगे, प्रीमियम। सर आपने कहा 95 और अब तो 99% भी कह सकते हैं, ये हमेशा प्रीमियम पे ही है, कुछ भी खोल लोगे प्रीमियम पे मिलेगा। कभी कभार कोई शेयर आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा, मिलेगा, उसके पीछे एक वैलिड रीजन है, वो रीजन जानिए। हाँ जी, तो अब बात करते हैं प्रीमियम पे। प्रीमियम कुछ नहीं है मेरे दोस्त, दैट इज द कॉस्ट ऑफ कैरिंग, या इसको कह सकते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी, यानी कि डेरिवेटिव मार्केट। अब थोड़ा सा यहाँ से मार्जिन भी समझाऊंगा, अगला टॉपिक मार्जिन पे ही आने वाला। जो मेरे दोस्त डेरिवेटिव है, जैसे हमने इसकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू निकाली थी, वो कितनी निकाली थी? 6 लाख, 6 लाख अप्रॉक्स, 6 लाख थी, 6,21,000 मेरे को याद नहीं है, 6 लाख के आसपास थी इसकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। इसकी जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू थी वो 6 लाख के आसपास थी। तो जब हम डेरिवेटिव में काम करते हैं, जब आप डेरिवेटिव मार्केट में काम करते हैं, तो आपको ये 6 लाख रुपया नहीं देंगे। हो सकता है इसका 20% देना हो, वो भी मैं समझाऊंगा, हो सकता है इसका 10% देना हो, सपोज मैं मानता हूं, अभी अभी रैंडमली समझा, ये बेसिस को समझाने के लिए बोल रहा हूँ मार्जिन का टॉपिक। यानी कि सपोज 6 लाख की जगह आपको केवल 1 लाख रुपया पे करना, दिस इज कॉल्ड द मार्जिन। ये मार्जिन यानी कि कम पैसों में ज्यादा क्वांटिटी आप कर लेते हो,
पर ये इक्विटी वाला जितना नहीं है, इक्विटी वैसा नहीं है, क्योंकि इक्विटी में अगर आप मार्जिनल ट्रेडिंग करते हो इंट्राडे तो एक दिन के लिए 9:15 बजे 3:15 बजे पोजीशन एग्जिट हो जाती है। यहाँ ऐसा नहीं, यू कैन होल्ड द पोजीशन अप टू द एक्सपायरी। उस सीरीज, जिस सीरीज का आपने सौदा खरीदा है या जिस सीरीज का आपने सौदा बेचा है, यू कैन होल्ड दैट पोजीशन अप टू द एक्सपायरी। अब यहाँ तक इतना जानिए, इतना जानिए। तो आपने 1 लाख का, 1 लाख में आपने 6 लाख का माल, 1 लाख में, या आपने ही बेचा है, क्योंकि डेरिवेटिव मार्केट में आप पोजीशन को कैरी कर सकते हो सेल करके और बाय करके, दोनों काम कर सकते हो। बाय करके भी कैरी कर सकते हो, सेल करके भी कर सकते हो। इंट्राडे ट्रेडिंग इन इक्विटी यू कैन नॉट डू इट, आप नहीं कर सकते। सेल तो कर ही नहीं सकते हो, कैरी कर ही नहीं सकते हो सेल। तो यहां पे आप काम करते हो। तो जब आपको मार्केट कह रहा है भैया 1 लाख 6 लाख का माल आपने 1 लाख रुपए में रखा और इसको आप कब तक इंजॉय कर सकते हो, 30 नवंबर तक, तो कहेगा भैया कुछ ब्याज देगा, दिस इज नथिंग, इज ओनली अ ब्याज, इट इज नथिंग, इट इज इंटरेस्ट। अब इसमें ज्यादा दिन मिल रहे हैं आपको तो इसका इंटरेस्ट ज्यादा, इसका डिफरेंस ज्यादा हो रहा है। इसमें सबसे ज्यादा दिन मिल रहा है, यानी कि अगर मैं मानूं तो इसमें 70-80 दिन मिल रहे हैं, तो 70-80 दिन मिल रहे तो इसका पैसा भी ज्यादा, इसमें ब्याज भी ज्यादा। आप कब तक होल्ड कर सकते हो, एक्सपायर 25 जनवरी तक आप इस पोजीशन को होल्ड कर सकते हो। तो इसमें ब्याज आपको इंटरेस्ट ज्यादा लग रहा है, इसलिए महंगा कि भैया तू कई दिन तक होल्ड कर सकता, थोड़े पैसे रख जा टेबल पे। मार्केट की कंडीशन, हमें ये नहीं जानना कौन खरीद, कौन ब्याज रख रहा है, कौन नहीं रख रहा, इससे कोई लेना देना नहीं। दिस इज द मार्केट कंडीशन। ये इसीलिए महंगे हैं स्पॉट से, क्योंकि यहाँ पे आप मार्जिन पे ट्रेडिंग कर, आप ज्यादा रुपए का माल छोटे अमाउंट में, कम अमाउंट में, तो उसका कुछ तो कॉस्ट भी तो पे करना पड़ेगा ना। फ्री में 6 लाख की चीज आप 1 लाख में रख रहे हो, तो उसका कुछ तो कॉस्ट देना पड़ेगा मार्केट को। दिस इज कॉल्ड द बेसिस, ये बेसिस। अब एक बात समझ आ गई कि दिस इज कॉल्ड द प्रीमियम, ये प्रीमियम क्यों होता है। तो सारे डेरिवेटिव मार्केट प्रीमियम पे रहता है, तो सारे डेरिवेटिव मार्केट में आप आगे तक होल्ड कर सकते हो, तो डिस्काउंट क्यों हो जाता है, एक क्वेरी जनरेट होगी, डिस्काउंट क्यों, डिस्काउंट हो जाता है। उसका रीजन कुछ और है। जब भी किसी शेयर के अंदर, याद रखिए, जब भी किसी शेयर के अंदर कोई कॉर्पोरेट एक्शन आए, तो वो शेयर डिस्काउंट में, यानी कि कॉर्पोरेट एक्शन समझाने के लिए नहीं बैठा हूं यहाँ, मेरे पे ऑप्शंस की क्लास है, पढ़ा नहीं आपको, पर कॉर्पोरेट एक्शन छोटा सा बता, यानी कि बोनस, डिविडेंड, स्प्लिट, बायबैक, ठीक है ना, राइट इशू, ये सारे कॉर्पोरेट एक्शन होते हैं। और कॉर्पोरेट एक्शन कहां पे मिलते हैं, इक्विटी पे मिलते हैं। उसका बेनिफिट किसको मिलता है, इक्विटी होल्डर को। अगर डिविडेंड आ रहा है शेयर के अंदर, तो वो किसको मिलेगा, इक्विटी होल्डर को मिलेगा। डेरिवेटिव में तो शेयर्स है ही नहीं, ये तो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये सर्टेन पीरियड में एक्सपायर कर जाएंगे। ये प्योरली ट्रेडिंग पर्पस है, हेजिंग पर्पस के लिए बना रखा है इस इंस्ट्रूमेंट को। अब बनाया तो उसको हेजिंग पर्पस के लिए था, अब सब यहाँ ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो कोई बात नहीं, उसको कोई गलत भी नहीं है। तो कॉर्पोरेट एक्शन किसमें मिलेगा, डेरिवेटिव मार्केट में नहीं मिलेगा, इक्विटी में मिलेगा। तो जिस महीने भी डिविडेंड आएगा उस महीने का वो डेरिवेटिव डिस्काउंट में, जैसे 28 दिसंबर, 28 दिसंबर में, अब मैं ऐसे मानता हूं 28 दिसंबर में एक्सिस बैंक में 20 रुपए का डिविडेंड आ, इसके अनाउंसमेंट, तो ये जो दिसंबर का है ना, ये डिस्काउंट हो जाए, यानी कि हो सकता है ये 10 रुपये डिस्काउंट हो जाए, 15 रुपए डिस्काउंट हो जाए, दैट डिपेंड्स ऑन द मार्केट, पर ये डिस्काउंट में आ जाए। कितना आ जाएगा यहां से बताना मुश्किल है, जब वो अनाउंसमेंट आएगी उसके बाद पता लगेगा ये कितना डिस्काउंट में आ, तो वो डिस्काउंट हो। हाँ ये हमें पता है कि डिस्काउंट हो। तो अब ये ध्यान रख लेना, तेजी और मंदी का इससे कोई लेना देना नहीं है। क्या हो गया स्क्रीन को प्रॉब्लम हो गई, कोई बात नहीं, अपनी क्लास में चलती रही, कुछ कलर का कुछ इशू आता है। तो प्रीमियम और डिस्काउंट का मतलब समझ गए आप। प्रीमियम एंड डिस्काउंट का बढ़िया से समझ गए, ये क्यों डिस्काउंट होता है, क्यों प्रीमियम होता है। हाँ अब आगे चलिए यहाँ, अब मैं इसको स्टॉप करूंगा। चलिए अब यहाँ से थोड़ा सा चेंज करेंगे। भाई किसी को कोई डाउट तो नहीं है। तो बेसिस ही तो बोल रहा था कि बेसिस क्या कह रहा था, तो लंकी साहब और क्या बोल रहा था, मैं बेसिस, बेसिस ही तो बोल रहा था। चलो तो यहाँ पे मैं कुछ बताता हूँ आपको, थोड़ा सा मार्जिन का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम कुछ डेरिवेटिव में पे ऑफ ग्राफ को समझेंगे, ठीक है। व्हाट एलटीपी अंकिता जी, एलटीपी मींस फ्यूचर, एलटीपी तो इक्विटी की भी होती है भाई, इक्विटी की भी एलटीपी होती है, फ्यूचर प्राइस लिखो नॉट एलटीपी, अगर लिखना है तो फ्यूचर प्राइस लिखो।
वो अंडरस्टूड है कि वो लास्ट एलटीपी पे समझा रहे हैं। चलिए हम इधर आते हैं। नहीं निर्मला जी, क्या चीज समझ नहीं आ रही? पहले तो ये बताओ समझ क्या है, क्या चीज समझ नहीं? भाई हमें एक छोटी दो मोटी तौर पे बात समझनी है कि ये डेरिवेटिव मार्केट प्रीमियम पे रहता है, महंगा रहता है, क्यों रहता है? क्या सीधी सी बात है कि आपने एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, आप दुकानदार से आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हो? क्रेडिट कार्ड कोई इस्तेमाल करता ही नहीं करता, पर सिंपल सी बात है, आपने 10,000 की शॉपिंग करी और एक महीने का टाइम ले, तो बैंक आपसे चार्ज नहीं कर रहा है, पैसे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगा उस पर, जो भी है 17 18 12 10 12% जो भी है 21% कर रहा है ना चार्ज। तो ऐसी जब जब आपने 6 लाख का माल 1 लाख रुपए में ले लिया, तो उसका पैसा एक्स्ट्रा, उसका इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा आपको बाजार में इतना। तो वो वही है, दैट इज कॉल्ड द बेसिस। बेसिस ही है, वही बेसिस है, ब्याज इंटरेस्ट, और उसमें समझने वाली कोई बात ही नहीं। नहीं ठीक है अनुरंजन जी, वो ठीक है, वो बात सही कह रहे हो आप, वो आप सही कह रहे हो कि उसके अंदर ये पर है तो ना, उसके अंदर एक कंपोनेंट इंटरेस्ट तो है ना, है तो सही इंटरेस्ट। वो अब हम उसको बिल्कुल डिटेल में तो समझाने के लिए पॉइंट तो बोलना पड़ेगा ना, है ना? चलो दोस्तों अब आते हैं, इसको यहाँ मैं एक शेयर खोल लेता हूँ, रिलायंस, रिलायंस। और अभी हम ऑप्शन पे बात नहीं करेंगे, यहाँ मैं फ्यूचर्स को लिखा हूँ। पे ऑफ चार्ट का मतलब ये होता है दोस्त कि आपका एक्सपायरी पे, भाई हर एक सीरीज की एक्सपायरी होती है, दिसंबर की है, नवंबर की है, जनवरी की है, ये आ रहा है ना लिखा हुआ, नवंबर फ्यूचर, दिसंबर फ्यूचर, जन फ्यूचर। मैं इस पर बात करूँ, अगर मैं बाई करते हैं तो यहाँ मुझे क्लियरली समझ आ रहा है कि लॉस क्या है, अनलिमिटेड, और प्रॉफिट क्या है, अनलिमिटेड। अभी इस पे बाद में बात करेंगे, अभी इधर बात नहीं करनी, ये ब्रेक इवन होते हैं, अभी इन पे बाद में बात करेंगे। पहले हम यहाँ देखेंगे आपको कितने रुपए पे करने, 1,02,000, बिल्कुल सीधी सी बात, दिस इज योर मार्क्स, आपको 1,02,000 रुपए पे करने। एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू क्या है, ये चेक कर लेते हैं, इसकी जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है वो निकाल लेते हैं हम। ये निकलती है इसकी 250 का लॉट होता है, 233 है। एक मिनट मैंने स्पॉट ले लिया, एक गलत कर दिया सर, इसका जो फ्यूचर वैल्यू है वो वही 5,83,000 अप्रॉक्स लिखो है, 5,83,000। और आप इसके अगेंस्ट में कितने दे रहे हो, केवल 1,20,000 पर, वैल्यू तो मार्केट की 5,83,000 है ना, तो क्या इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा? तो महंगा नहीं मिलेगा ये, इसीलिए महंगा मिलेगा, केवल आपको मार्जिन पे। नहीं नहीं, ये किसी चार्ट से ऊपर नहीं किया है, इसको छोड़ दो, अब आपको जब मैं जिस चीज पर बात करूंगा तब बात करेंगे। तो दिस इज द पे ऑफ चार्ट, पे ऑफ चार्ट आप देख रहे हैं एकदम लाइन खींच रही है, ये नहीं कि इसके अगर ये ऊपर जा रहा है 2,350, 2,400, आपने क्या करा यहाँ पे, बाई किया, बाई किया हुआ 2,450, 2,500, जितना ऊपर जा रहा है प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, पर वो प्रॉफिट क्या है आपका, अनलिमिटेड। ऐसे ही अगर ये आपने बाई किया हुआ, अगर ये गिरना शुरू हो गया 2,300, 2,250, 2,200, 2,150, तो आपका लॉस लॉस बढ़ना शुरू है, पर वो भी क्या है, अनलिमिटेड। तो इसमें लॉस और प्रॉफिट दोनों क्या होते हैं, अनलिमिटेड। हाँ 13 रुपए शेयर ज्यादा बात कर रहे हैं भैया, इस टॉपिक को छोड़ दो, इससे कोई लेना देना नहीं है। ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट, क्या इंटरेस्ट, कोर्ट कचहरी कुछ नहीं करना है भाई, ये इररिलेवेंट टॉपिक है ट्रेडिंग से। ठीक है ना, बस हमें ये जानना था कि इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये जो डिफरेंस आता है इसका लॉजिक क्यों है, दैट इज नथिंग इंटरेस्ट, हाउ मच इंटरेस्ट, तो ये है। मैं आपको बता देता हूँ, स्पॉट प्राइस अगर आपको मैथमेटिक्स ही पढ़नी है और थ्योरी ही समझनी है तो भाई समझ, ठीक है ना, ये समझो, मैं लिख देता हूँ, आपको पसंद आए तो रख लेना, पर लिख लेता हूँ। फ्यूचर प्राइस कैसे निकलता है ये अब आप निकालिए, फ्यूचर प्राइस जो थ्योरेटिकल प्राइस, दैट इज कॉल्ड द थ्योरेटिकल प्राइस। एक मिनट अब लिख ही देता हूँ, रुको रुको, एक सेकंड है। थ्योरेटिकल प्राइस, थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस इसको हम कहते हैं, थ्योरेटिकल प्राइस ऑफ फ्यूचर कैसे निकलेगा, एस मीन्स स्पॉट, ई मीन्स एक्सपोनेंट। अब एक्सपोनेंट क्या होता है ये मैं मैथ समझाने नहीं बैठा हूं यहाँ पे, आर मीन्स रेट, टी मीन्स टाइम, जितने महीने। अब रेट क्या रखना है ये बता सकता हूँ कि यहाँ रखते हैं रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट, रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट। अब ये रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट क्या होता है, दैट इज अलग बात है ना, ये आपको पता होना चाहिए, जो एफडी का इंटरेस्ट रेट, ठीक है जी, ठीक है जी, लोग ये लिख लो, नहीं कोई बात नहीं, लिखो लिखो, कोई पॉइंट छोटा नहीं है, लिखो इसको,
ठीक है, इसको लिख लो, चलो आगे बढ़ेंगे, फिर आगे मूव करें, मैं इसको रब कर दूं। हाँ, इसको लिख लो, वैसे मेरे नजर में इसकी कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ हमें ट्रेडिंग करनी। ठीक है, चलो लिख लो, फिर भी तसल्ली है, लिख लो, कोई बात। चलो अब आगे आगे बढ़ेंगे। तो बात ये हो रही थी कि जो फ्यूचर अगर मैंने बाई किया है तो बड़ी सिंपल सी बात है, प्राइस बढ़ेगा तो प्रॉफिट होगा, प्राइस घटेगा तो लॉस होगा, और दोनों केस में क्या है, अनलिमिटेड लॉस हो सकता है या अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा। यहाँ क्लियरली पिक्चर ऐसे तो। अब डेरिवेटिव में ना क्या होता है कि आप बाय सेल दोनों को कैरी कर सकते हैं। आप कोई कहता है कि नहीं मैं तो बाई नहीं, मुझे तो रिलायंस मंदा लग रहा है, आने वाले 4-5 दिन में गिरना चाहिए, बढ़िया से गिरना चाहिए, तो ठीक है भाई मैं सेल करना चाहता हूँ, तो सेल करके भी यू कैन होल्ड। आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्राफ एकदम उल्टा होगा, ग्राफ एकदम उल्टा होगा, जो पे ऑफ ग्राफ था वो उल्टा होगा। अरे अब तो फॉर्मूला डिलीट कर दिया, छोड़ दो फॉर्मूले को, लास्ट में जाते हुए लिखवा दूंगा। उस फॉर्मूले से ना माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बहुत क्लियरली समझा दूं शुभम साहब, उस फॉर्मूले से ऐसे इतनी इस तरह की ट्रेडिंग, ये ट्रेडिंग होगी, उसका रिजल्ट ये निकलेगा, क्योंकि दैट इज द थ्योरेटिकल, मैंने लिखा हुआ है वहां थ्योरेटिकल, उससे ट्रेडिंग ये वाली ट्रेडिंग हो पाएगी, पर फिर भी मैं फॉर्मूला लिखवा दूंगा। चलो आप इधर आ जाओ, इधर आओ, तो बात करेंगे दोस्त। तो यहां अगर मैं देखूं कि ट्रेडर ने क्या कर दिया, सेल कर दिया रिलायंस, क्या कर दिया, सेल कर दिया, क्योंकि उसका व्यू रिलायंस में क्या जा रहा है, बियरिश जा रहा है। वो कह रहा है भाई रिलायंस मंदा है, 100 पॉइंट तक गिर जाएगा आने वाले समय में, उसको लग रहा है भाई, उसको लग रहा है, वो उसका व्यू पॉइंट है। तो वो क्या कर सकता है, पहले बेच के भी इसको होल्ड कर सकता है, यही सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है डेरिवेटिव। इक्विटी में आप नहीं कर सकते, डेरिवेटिव में यही सबसे बड़ा पॉइंट है कि आप इसके अंदर पोजीशन, बेरिश पोजीशन भी बना सकते हो। तो डेरिवेटिव का फ्यूचर पार्ट में हमने इसको बेच दिया, हमें डेरिवेटिव के फ्यूचर सेगमेंट में ट्रेडिंग नहीं करनी है, पर हमें सिर्फ इसलिए समझना है क्योंकि मंडे से मेरी ऑप्शन की क्लासें हो रही हैं स्टार्ट, तो एक बेस तैयार कर दूं, एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दूं जहां खड़े रहने की स्थिति में रहो। तो चलिए इस पर बात करते हैं। तो ये सेल कर दिया, सेल करने में पे ऑफ ग्राफ बिल्कुल उल्टा, गिरने पे जब मार्केट गिर रहा है 2300, 2250, 2200, 2150, मार्केट डाउन हो रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है उसको, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि उसने यहाँ सेल की पोजीशन बना रखी है। ऑब्वियस सी बात है, अगर मार्केट बढ़ेगा 2350, 2400, 2450, 2500, तो उसको क्या होगा, लॉस, उसको हो जाएगा लॉस, क्योंकि वो बैठा हुआ है सेल की पोजीशन। तो ये अब हमें बात समझ आनी चाहिए। अच्छा, मार्जिन दोनों को पे करना है, जो सेल करके बैठा है उसको भी मार्जिन पे करना है, यहां देख रहे हो, क्योंकि दोनों का लॉस और दोनों का रिस्क अनलिमिटेड। यहाँ पे देख लेते, यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है, अनलिमिटेड अनलिमिटेड। तो ये थी बात पे ऑफ क्लास। अब जैसे मैं यहाँ देखो, यहाँ से मैं 2350 पे गया तो कितने का नुकसान दिखा रहा है, 4250। 2400 पे गया तो 16,000, 2450 पे गया तो 29,000, 2500 पे गया तो 42,250 का लॉस हो रहा है, क्योंकि उसने पोजीशन सेल करी है 2333 के रेट में। अगर मैं नीचे जाता है ट्रेडर, 2300 पे जाता तो 7,500 का प्रॉफिट है, 2250 पे जाता तो 20,000 का, मैं राउंड बोल रहा हूँ, राउंड फिगर्स बोल रहा हूँ, 2200 पे जाता है तो 33, 2150 पे जाता तो 45, तो सो ऑन, जितना गिरता रहेगा उसका प्रॉफिट बढ़ता रहेगा। तो डेरिवेटिव की सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है ना दोस्त, वो यही है डियर, कि यू कैन होल्ड द पोजीशन अप टू द एक्सपायर। हाँ, इसके कुछ रूल्स है, ऐसा नहीं है कि आपने इसको होल्ड कर सकते हैं, यस यू कैन होल्ड अप टू द एक्सपायरी, इसमें कोई संशय नहीं, पर यहाँ पे स्टार मार्क लगाओ, इस मार्जिन के साथ आप इसको इसकी एक्सपायरी तक होल्ड तो कर सकते हैं, पर साथ में एक स्टार मार्क लगाओ। वो स्टार मार्क क्या है वो अपन समझ, वो समझ आगे चले। पर अभी हमें ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि यहाँ पे जो डेरिवेटिव, अब हम थोड़ा सा समझ करूंगा इस चीज को, कि ये जो डेरिवेटिव मार्केट, यानी कि इसके दो सेगमेंट्स है, एक फ्यूचर सेगमेंट है और एक ऑप्शन सेगमेंट है, और जो हमने कोर्स लिया हुआ है वो ऑप्शन सेगमेंट का लिया हुआ है। फ्यूचर हम सिर्फ इसलिए समझ रहे हैं ताकि एक प्लेटफॉर्म तैयार हो पाए और ताकि मैं ऑप्शंस को समझ पाऊँ। तो डेरिवेटिव मार्केट में फ्यूचर सेगमेंट का क्या है, इसके अंदर लॉट्स में ट्रेडिंग होती है, आप अपनी मर्जी से कोई भी काम नहीं कर सकते, जो लॉट है वही मिलेगा। जैसे रिलायंस का 250 का लॉट, तो आप कहो या तो आप 250 पे काम करोगे, या 500 में करोगे, या 750 में करोगे, या 1000 में करोगे। कोई कहेगा मेरे को 256 पर चाहिए, नहीं मिलेगा। कोई कहेगा मेरे को 183 का रिलायंस का लॉट चाहिए, नहीं मिलेगा। जो अवेलेबल है उसी के मल्टीपल में आप लोग, तो यहाँ किसमें ट्रेडिंग हो रही है, लॉट्स में ट्रेडिंग हो रही है। अब यहाँ पे आप पोजीशन कैरी कर सकते हो इस डेरिवेटिव मार्केट में, फ्यूचर सेगमेंट में, सेल करके भी कैरी कर सकते हो और बाय करके भी कैरी कर सकते हो, दोनों केस में आपको मार्जिन पे करना पड़ेगा। अब ये जो डिफरेंस रहते हैं, डेरिवेटिव मार्केट हमेशा प्रीमियम पे चलता है, क्योंकि ये इसलिए प्रीमियम पे चलता है क्योंकि यहाँ हम मार्जिनल ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम फुल अमाउंट पे ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं। 6 लाख का अगर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू तो 6 लाख नहीं पे कर रहे हैं, डेरिवेटिव मार्केट कहते हैं बस 1 लाख रुपए दे दे, 6 लाख की वैल्यू पे प्ले कर ले, तो इसीलिए वो प्रीमियम पे हो जाते हैं। सबसे दूर का महीना जो होता है वो प्रीमियम महंगा होता है, जो पार मंथ होता है वो सबसे महंगा होता है, जो नेक्स्ट मंथ होता है वो थोड़ा कम महंगा होता है, और जो करंट मंथ होता है वो सबसे कम महंगा होता है। या हम इसको ऐसे ही बोलते हैं, जो करंट मंथ होगा वो महंगा होगा, कम महंगा होगा, जो नेक्स्ट मंथ होगा इससे ज्यादा महंगा होगा, जो पार मंथ होगा वो सबसे ज्यादा महंगा होगा।
ये हमने सारी चीजें देखी। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट साइकिल है, 3 मंथ की साइकिल चलती है, इनकी एक्सपायरीज होती है जो लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ। अगर वो लास्ट थर्सडे छुट्टी हो जाए, क्योंकि इसमें कुछ कुछ पॉइंट हम ऐड करते थे, अगर लास्ट थर्सडे वो छुट्टी हो जाए तो एक दिन पहले शिफ्ट हो जाए, यानी कि थर्सडे की बजाय वेडनेसडे को होती है अगर छुट्टी है। तो ये हमने कल से लेके अब तक जो बातें करी उसके ऊपर क्विक मैंने आपको बोला। अब यहां तक कोई डाउट हो तो अब पूछो है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि अब बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मार्जिन, मार्जिन सेटलमेंट, ये सेटलमेंट कैसे होंगे, ये सारी चीजें समझ। हाँ जी, कैरी फॉरवर्ड कर सकते, उसका तरीका है, ऐसा नहीं है उसका तरीका होता है, वो समझा जाए। नहीं, इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, ये समझाऊंगा आगे करके। ये अगले टॉपिक है, ये आगे के टॉपिक है। आपकी क्वेरी बिल्कुल जेन्युइन है। ट्रेडिंग अंकिता जी, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है फॉर ट्रेडिंग पर्पस, ये आपको पता होना चाहिए डिफरेंस क्या है, कोई सिंपल सी बात है। चलो एक बार कुछ आने दो। चलिए कुछ क्वेरीज आई है तो मैं इनको पहले इकट्ठे जवाब दूंगा। अच्छा देखिए, क्वेरीज का तरीका क्या होगा, क्वेरीज लेने का तरीका जैसे मैंने अभी आप लोगों को बोला हुआ है, तो आप अपनी क्वेरीज बार बार नहीं डालेंगे। जिसने सेम क्वेरी डाल दी है तो वही सेम क्वेरी बार बार पोस्ट नहीं करेगा, क्योंकि एक बात ध्यान दीजिएगा, मैं सारी क्वेरीज लेता हूँ, सारी की सारी, एक नहीं छोड़ता हूँ। हाँ, कभी बाय मिस्टेक छूट गई हो, दिखी ना हो, वो एक अलग इशू। मैं एक एक क्वेरी पढ़ता हूँ स्टूडेंट की, जितने स्टूडेंट हो। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, जब कुछ क्वेरीज आ जाती हैं फिर मैं उसको चैट को ऑफ कर देता हूँ, देन मैं वन बाय वन, ताकि मैं क्योस ना हो मार्केट के अंदर, या यहाँ पे क्योस ना हो कि किसी की क्वेरी बोल दी किसी की क्वेरी नहीं बोली, तो वो मेरे से होता नहीं। मैं 1 to 1 सारी क्वेरीज का रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो अब मैं एक बार चैट ऑफ करूंगा, मेरे ख्याल से इस पर बहुत कम क्वेरीज आएंगी। तो अ, काफी कम क्वेरीज आई हैं, ठीक है, क्योंकि टॉपिक अभी ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। तो ठीक है, क्वेरीज नहीं आई है, कम ही आएंगे। तो देखिए क्या क्या क्वेरीज है। अब मैंने एक बार चैट ऑफ कर दिया, तो यहाँ से था सबसे पहले शुभम साहब कह रहे थे, चलो इनका बहुत पुराना बात है कि फॉर्मूला दिखा दो। लो जी देखो फॉर्मूला, आपको भी क्या नाराज करना, लो जी लिखो जी, फटाफट लिखो। थ्योरेटिकल वैल्यू, थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ फ्यूचर प्राइस, फ्यूचर प्राइस है ना, एफ पी फ्यूचर प्राइस, एस इंटू में आर टी। एस मीन्स स्पॉट, ई मीन्स एक्सपोनेंट, आर मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज कॉल्ड रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो आपका एफडी का है। टी मीन्स टाइम। अब ये एक्सपोनेंट का वैल्यू आप देखिएगा जाके, 9 10 की किताब में लिखे रहते हैं लॉग, लॉग जानते थे, एंटी लॉग, लॉग, और वहाँ एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंट की भी वैल्यू दी जाती है, तो एक्सपोनेंट की वैल्यू ई की वैल्यू है, वहां से नोट करिएगा। ये यहाँ मेरे को पता, पर मैं बताऊंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये मैथ्स का टॉपिक है। ये लिख लिया होगा, चलो अब आगे देखते हैं, ये लिखते रहेंगे हम आगे बढ़ते हैं। धर्मेंद्र तिवारी जी का आया सर, क्या कॉन्ट्रैक्ट कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं, उसका तरीका होता है, उसको कहते हैं रोल ओवर। अब वो रोल ओवर कैसे होंगे वो तो जब समझाया जाएगा तभी समझे, बट आंसर इज यस कर सकते। अनिरुद्ध साहब कह रहे हैं सर लॉस तो मैक्सिमम 1 लाख हो, नहीं माई डियर फ्रेंड, इससे ज्यादा भी हो सकता है, वैसे इतना भी नहीं होगा, 1 लाख भी नहीं होगा। मैंने कहा ना, आपने जो 1,02,000 का मार्जिन पे करा है, उसमें एक स्टार मार्क लगा देंगे, तो स्टार मार्क समझाना, ठीक है ना, स्टार मार्क समझाना है, वो समझाऊंगा जब टॉपिक आएगा। ओके, मीन्स इसमें आप भी, ठीक है, चलिए इसमें आप भी करेंगे, क्या करेंगे भाई, पता नहीं मेरे को। आपका धर्मेंद्र साहब ये क्वेरी आपकी समझ नहीं आई, हाउ इज द इंपॉर्टेंट बेसिस फॉर ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव्स दोस। अंकिता जी इसकी कोई जरूरत है नहीं, बस एक कंसेप्ट था, डेरिवेटिव को हमें समझना था, बात खत्म, ठीक है ना। हर्ष कपूर सर, ट्रेड लेने के लिए ये अमाउंट पे करना ही पड़ेगा? माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले तो आप घबराइए मत, ये बड़ी सही क्वेश्चन पूछा है आपने। हमें ऑप्शंस में ट्रेडिंग करनी है, ऑप्शंस में यू कैन डू द ट्रेडिंग स्टार्ट फ्रॉम, यू कैन स्टार्ट द ट्रेडिंग फ्रॉम 5,000 2,000 1,000 30,000 50,000 ऑप्शंस में, और आपने ऑप्शंस के कोर्स लिया हुआ, घबराइए मत, है ना। बट अगर आप फ्यूचर सेगमेंट में काम करते हैं तो इतना अमाउंट आपको रखना पड़ेगा टेबल, उसका मार्जिन रखना। पर हम यहाँ फ्यूचर्स में, मैं भी ट्रेडिंग नहीं करता, मैं भी ऑप्शंस में ट्रेडिंग। तो ये बार बार बात बोलता हूँ कि मैं सिर्फ ऑप्शंस बार बार इसलिए बोलता हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो कि यार ये 1 लाख रुपए का अमाउंट आ रहा है, यार ये कहाँ से ट्रेडिंग करेंगे। तो मेरे भाई ये ट्रेडिंग करने की घबराने की जरूरत ही नहीं है, हमें फ्यूचर सिर्फ समझना है, सो दैट वी कैन डू द गुड ट्रेडिंग इन ऑप्शन। तो अभी इस अमाउंट को देख के घबराइए मत, पर समझिएगा जरूर, समझना बहुत जरूरी है। स्टार मार्क को, जो मैंने फाइनल मार्जिन में स्टार मार्क लगा, सर लॉट 1 महीने 2 महीने या 3 महीने के लिए रख सकते हैं, बार बार नहीं खरीदना पड़ता। हाँ जी, बार बार नहीं खरीदना पड़ेगा, आपकी चॉइस है। आप नवंबर का रखना चाहते हो तो उसको होल्ड कर सकते हो अप टू 30 नवंबर, आप होल्ड कर सकते हो जनवरी का लिया तो आप उसकी एक्सपायरी तक होल्ड कर सकते हो। अगर आपने चाहे बेचा हो चाहे लिया हो, दोनों केस में यू कैन होल्ड द पोजिशन, बट एक स्टार मार्क,
बार बार कहूं, उस स्टार मार्क को समझिए। पर अभी आपके लिए, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे अंदर से, अभी ये मान के चलो कि भैया डेरिवेटिव है, जो महीने के कॉन्ट्रैक्ट है, अगर जिस सीरीज का ले लिया उस सीरीज को मैं होल्ड करूं, ठीक है ना, इसी में समझाऊंगा। सर अगर रिलायंस दिसंबर में बोनस अनाउंस करता है तो दिसंबर वाला कॉन्ट्रैक्ट डिस्काउंट पड़ जाएगा और बायर को लॉस हो जाएगा। हाँ जी दुष्यंत जी, पर ना आपको एक चीज समझाता हूँ, जनरली जो डिस्काउंट आता है ना, वो कौन से कॉर्पोरेट एक्शन पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट करता है, वो डिस्काउंट वाला, जब डिविडेंड आता है। बोनस में भी हो सकता है, वो बोनस में कितना होगा ये कहना मुश्किल है, पर डिविडेंड में एकदम हो जाता है, क्योंकि डिविडेंड में एकदम अमाउंट सामने आती है कि भैया ये 10 रुपए पर शेयर हो रहा है, 20 रुपए पर शेयर हो रहा है ना, तो वो एकदम एकदम क्लियर होता है, क्रिस्टल क्लियर होता है। तो इसीलिए डिविडेंड पे ज्यादा इंपैक्ट होता है, जब भी कॉर्पोरेट एक्शन का जो डिविडेंड पोर्शन है, जो डिविडेंड आता है, उसमें तो तुरंत ही हो जाता है दिसंबर में। हाँ जी, अगर दिसंबर में आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट ले रखा होगा तो ऑब्वियस आपको उतने से कम हो जाएगा, उसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं है। सर जितने भी रील और वीडियो देखते हैं प्राइस एक्शन सब कुछ है ऐसा बोलते हैं, ये आप मेरे से टेक्निकल की बात कर रहे हैं, नॉट ऑप्शंस में। हाँ बिल्कुल है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। प्राइस एक्शन इंपॉर्टेंट है, पर प्राइस एक्शन इज नॉट सो इजी। इजी कर देंगे, इजी कर देंगे, पर टेक्निकल नहीं है। जब हम एडवांस में जाएंगे तो वहां हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे, बेसिक में तो नहीं होंगी बातें। यहाँ तो पहले आपको ऑप्शन नहीं सिखा दूं, वही बहुत है, वही मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क है। ये टास्क है मेरे लिए, आप बात को समझिए ना, कि ये जो बेसिक क्लास होती है दैट इज द टास्क, यार इन बच्चों को ऑप्शन सिखाएंगे। एडवांस में बहुत ईजी हो जाता है, एडवांस में इसलिए हो जाता है कि वहां बच्चे को सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, फिर तो सीधा ट्रेडिंग में बात होती है कि भाई ये सौदा ऐसे बनना था, यहाँ पे ये लॉस आ रहा था, ये ब्रेक इवन हिट हुआ, यहाँ पे बाइंग बन रही थी, ये शॉर्ट कवरिंग हो रही थी, ये सारी बातें क्लियर होती है, तब बस आसान हो जाता है। ये डिफिकल्ट है मेरे लिए, आपके लिए मुझे पता है, ठीक है, बोलना बहुत पड़ता है इस क्लास में। तो चलो अब मैंने जितनी भी क्वेरीज थी इनका जवाब दे दिया। तो अब बात करेंगे मार्जिन को हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि दोस्त मार्जिन का जो टॉपिक है ना, बड़ा लेंदी टॉपिक, यानी कि जो मार्जिन जो स्टार मार्क है ना, इसको दोस्त अपन जरा कल पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ पाएंगे। पर हम, सर आई वॉज लेट, क्या क्या डिस्कस हुआ था, क्या क्या डिस्कस हुआ था, अब तो मुझे भी नहीं पता क्या क्या डिस्कस हुआ था सर, पर बेसिक चल रहा है, फ्यूचर्स के ऊपर डिस्कशन हो रहा है, ठीक है ना, फ्यूचर के ऊपर डिस्कशन हो रहा है माय डियर फ्रेंड। अरे भाई रुक जाओ, बात करने दो, बात करने दो, ठीक है ना। तो दोस्त फ्यूचर्स के ऊपर डिस्कशन हो रहा है बस, फ्यूचर प्राइस क्या है, क्या लॉट्स होते हैं, है ना, इनके कितने महीने की साइकिल होती है, एक्सपायरी डेट क्या होती है, ये डिफरेंसेस क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, बस यही सब बात है, क्या है अनलिमिटेड लॉस होता है, लिमिटेड लॉस होता है, मार्जिन पे ट्रेडिंग, ठीक है ना। चलो अब आगे बात करें, अब छोटा सा एक टॉपिक को अपन यहीं डन करेंगे, आज इसको फिनिश करेंगे, इस टॉपिक को ताकि, क्योंकि कल मेरा मार्जिन का टॉपिक होने वाला है, और मार्जिन का टॉपिक बड़ा लंबा चौड़ा है, तो उसमें मेरे को कल पूरा दिन निकलेगा, पूरी क्लास उसी में जाएगी। अब मैंने व्हाइट बोर्ड शेयर करा है आपके साथ, अब मैं यहाँ पे कुछ समझाऊंगा, यहाँ पे हम समझेंगे सेटलिंग। दोस्त डेरिवेटिव मार्केट में ऐसी सिचुएशन भी तो हो सकती है, ऐसी सिचुएशन भी तो हो सकती है, आपने क्या करा, निफ्टी का एक लॉट रख लिया, निफ्टी का लॉट कितने का है, 50 का है, आपने निफ्टी का एक लॉट बाय कर लिया, ठीक है, इसकी एक्सपायरी क्या है, एक्सपायरी डेट है क्या है, 30 नवंबर है, लास्ट थर्सडे का, हाँ 30 नवंबर है एक्सपायरी, ठीक है ना। चलो 30 नवंबर है, तो नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बात यहाँ पे प्राइस के बढ़ने और घटने की नहीं। आपको एक क्वेरी आई है तो मैं इसका पहले जवाब दे दूं, क्योंकि इनकी क्वेरी है तो इनको जवाब देना पड़ेगा मुझे। मेरे भाई, बात बात प्राइस के बढ़ने और घटने की नहीं, बात हो रही है इस डिफरेंस की। सपोज 2300 रुपए में रिलायंस चल रहा है, और आपने, और यहाँ पे रिलायंस का रेट चला 2310, ठीक है जी, ध्यान दीजिएगा, बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, 10 रुपए का डिफरेंस चल रहा है, ये दिसंबर फ्यूचर मैं ऐसी मान के चल रहा हूँ, और ये अभी स्पॉट चल। अभी एक अनाउंसमेंट आई, अंबानी साहब ने अनाउंसमेंट दे दी कि भैया 40 रुपए का डिविडेंड आ रहा है। मैं एक बात क्या, 40 रुपए का डिविडेंड आ रहा है, और बाजार क्या हुआ, ये भागा, तेज हुआ, ये कितना तेज हुआ, 2320 हो गई, 20 रुपए तेज हो गया, तो ये कितना हो गया, ये रह जाएगा 2290, ये उल्टा गिर जाएगा, ये भगेगा, स्पॉट भगेगा, ये इनका जो डिफरेंस है वो उल्टा हो जाएगा, ये जो 10 रुपए का ऐसे चल रहा था डिफरेंस, वो रिवर्स हो जाएगा, डिस्काउंट में आ जाएगा। तेजी मंदी की बात नहीं हो रही है, डिविडेंड आने पर शेयर का प्राइस बढ़ेगा, ठीक है जी। प्राइस की ठीक है ना, तो प्राइस की फ्लक्चुएशन की वजह से नहीं होगा ये,
ये जो डिविडेंड की वजह से होगा, यानी कि आप ये मानते हैं, हम ये मानते हैं, देखो इस पॉइंट पे ज्यादा अपने को डिस्कशन नहीं करना चाहिए, बड़ी सिंपल सी बात है, और मैं इसको भी शॉर्ट कर दे रहा हूँ, बस शांति बनाए रखिए। 2300 का रेट चल रहा है, दिसंबर में चल रहा है 2310 का, सपोज डिविडेंड अनाउंस, 20 रुपए का डिविडेंड अनाउंस, तो ये जो डिफरेंस ऐसे था ये ऐसे दिखने लगे, ये सपोज कोई भी मूवमेंट नहीं आता, हम ही मानते हैं एक बार के लिए कोई भी मूवमेंट नहीं आता, तो ये जो डिफरेंस है ऐसे दिखे, ऐसे दिखे, ये डिस्काउंट ये यहीं खड़ा रहेगा सपोज, तो ये रिवर्स हो जाएगा, या ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि यानी कि 2350 का रेट हुआ, तो इसका क्या रहा, कायदे से अब देखो बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती है ना, बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती है, अब हम इसको ये समझते हैं, देखो इस पे ज्यादा बात नहीं करेंगे हम ज्यादा, एक मिनट को ना पहले बंद करनी पड़ेगी हमारी बातचीत, क्योंकि एक पॉइंट को अपन डिस्कस कर रहे हैं तब तक दूसरी बात करनी है अननेसेसरी, ठीक है ना। तो जैसे 2300 रुपए का रेट है और ये 2310 का चल रहा है, दोबारा देखो, दोबारा दो तीन सिचुएशन देखो, बाजार में 50 रुपए का डिविडेंड आ गया दिसंबर में, बाजार भगा, ये भागा, ये रेट हो गया 2350, बढ़ गया 2400 हो गया, बात खत्म, 2400 हो गया, 100 रुपए बढ़ गया, तो कायदे से इसका रेट क्या होना चाहिए था, 2410 होना चाहिए था, अगर डिविडेंड नहीं होता, भाई 8-10 दोनों के बीच में 10 रुपए का डिफरेंस मेंटेन करके चल रहा है, तो 2408 भी हो सकता था, 2412 भी हो सकता, मैं ये नहीं कह रहा 2410 ही होगा, सेम पेस में बढ़, यहाँ 10 रुपए का डिफरेंस चल रहा है, डिस्काउंट ये क्या चल रहा है, प्रीमियम पे चल रहा है, तो यहाँ पे भी जब बाजार तेज हुआ, सुनिएगा बिफोर डिविडेंड की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल सिचुएशन, तब भी ये प्रीमियम पे रहेगा, पर अभी हम बात सेकंड केस ले लेते हैं कि अभी ये जो भागा बिकॉज ऑफ डिविडेंड से भागा, तो ये रेट क्या होगा यहाँ पे, ये रेट इसकी जगह ये हो सकता है 2380 रह जाए, हो सकता है 2360 रह जाए, हो सकता है 2370, ये कौन सा रेट आएगा वो तो उसी टाइम पे समझ आएगा, पर ये हो जाएगा डिस्काउंट, फ्यूचर हो जाएगा डिस्काउंट, ठीक है, बस ये बात है समझ। चलो अब बात करेंगे, अब मैं ना वही समझाने वाला हूँ अयूब साहब, वही समझाने वाला हूँ, मैं वही समझाने वाला हूँ, सेटलमेंट पे ही बात करूँ, अब मैं सेटलमेंट पे बात करूँ, तो बात क्या है दोस्त, कि जब हम बात करें डेरिवेटिव मार्केट, तो 30 नवंबर सपोज हम मान के चलते हैं कि हमने एक रिलायंस का लॉट है, ये इसको ऐसे समझते हैं, इसको ना ऐसे नहीं समझते आप, इसको दूसरे तरीके से समझो, सपोज आपने निफ्टी का एक लॉट है, निफ्टी पे निफ्टी का एक लॉट ले लिया 50, उसकी लॉट है, आपने बाय करा चाहे सेल करा, हम इस पे नहीं जा रहे, आपने एक पोजीशन होल्ड कर ली, बाय साइड पे कर रखी है, सेल साइड पे, इसकी एक्सपायरी कब है 30 नवंबर, और आपने इस पोजीशन को एग्जिट नहीं करा 30 नवंबर, आप भूल गए, वैसे ऐसा होगा नहीं और होना भी नहीं चाहिए, पर हम एक सिचुएशन ले रहे हैं, आप भूल गए, आपको होश कब आई, या मुझे होश कब आई, 30 नवंबर को 3:31 जब तक मार्केट इज क्लोज, सेटलमेंट इज डन, एक्सपायरी इज डन, खत्म, तो इस पोजीशन का क्या होगा, यानी कि 30 नवंबर को, करंट सीरीज की बात हो रही है, दिसंबर की नहीं बात हो रही, दिसंबर तो रनिंग है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, करंट सीरीज की जब एक्सपायरी हो जाएगी, और उसके बाद जो अनसेटल्ड पोजीशंस होगी, ये आपकी पोजीशन अनसेटल्ड होगी ना, एक ने बैंक निफ्टी बेची हुई, एक लॉट बेचा हुआ, 30 नवंबर को वो उस पोजीशन से एग्जिट करना भूल गया, 30 नवंबर तक ही कैन होल्ड, वो होल्ड कर सकता है, उसकी चॉइस है, वो होल्ड कर सकता है 30 नवंबर, और वो 30 नवंबर को करना भूल गया, तो इसकी भी क्या पोजीशन होगी, अनसेटल्ड, पहले तो ये समझ, सेटल्ड पोजीशन क्या होती है, अनसेटल्ड, उसका कंसेप्ट तो बाद में समझेंगे, तो ये अनसेटल्ड पोजीशन, अगर आपको 30 नवंबर की सीरीज का कॉन्ट्रैक्ट है, तो आप उस सीरीज में उसको आप कब तक होल्ड कर सकते हो, उसकी 30 तारीख तक, उससे पहले आप जब मर्जी निकल जाओ, जैसे हमारे पास क्या है, 30 नवंबर की सीरीज पे अगर कोई काम कर रहा है, या दिसंबर सीरीज पे काम कर रहा है, या जनवरी सीरीज पे काम, तो अगर आप 30 नवंबर की सीरीज पे काम कर, तो आप इस पोजीशन पे मैक्सिमम 30 तारीख तक ही रह सकते हैं, आप चाहे अभी निकल जाए इंट्राडे कर, आपने अभी बाय करा, कल एग्जिट कर लो, भैया मैंने रिलायंस खरीदा था 2333 के रेट पे, कल उसका भाव हो गया 2353 रुपए हो गया, भैया 20 रुपए प्रॉफिट आ रहा है, मैं तो बुक करके निकलना चाहता हूँ, तो निकल जाओ भाई, कंपलसरी नहीं है आपको 30 तारीख तक होल्ड करके रखना है, आपकी चॉइस है, जब मर्जी एग्जिट कर दो, पर मैक्सिमम यू कैन होल्ड अप टू द एक्सपायरी, उस सीरीज की एक्सपायरी तक आप होल्ड कर सकते, आप चाहे अभी निकल जाओ, 5 मिनट बाद निकल जाओ, चाहे 5 दिन बाद निकल जाओ, आप जब मर्जी एग्जिट ले सकते हो, पर उस पोजीशन पे आप कब तक बने रह सकते हो, उसकी 30 तारीख तक बने, या उस सीरीज की एक्सपायरी तक बने रह सकते। अब हुआ क्या, हुआ ये कि आपने 30 तारीख को पोजीशन से एग्जिट नहीं किया, भूल गए, ऐसा होना नहीं चाहिए, होगा भी नहीं, पर हम मान के चलते, तो 30 तारीख को जितनी भी अनसेटल्ड पोजीशंस होंगी, जो एग्जिट नहीं लिए गए, उनका सेटलमेंट कैसे, ये बात, तो समझ गए हम क्या टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, हम समझने जा रहे हैं सेटलमेंट, और ये आज नहीं समझा पाऊंगा, ये लंबा टॉपिक है, ये भी कल पे जाएगा, तो कल हम समझेंगे सेटलमेंट, सेटलमेंट का मतलब वो पोजीशन जो अनसेटल्ड हो गई एक्सपायरी, अपनी मर्जी से दिमाग मत लगा देना कि भैया पेनल्टी लगेगी, ऐसा होगा, अलाना होगा, ढिमका होगा, वो कुछ दिमाग लगाने की जरूरत, वो दिमाग मैं नहीं लगा, और मैं नहीं समझाना कैसे, ये बस एक छोटा सा पॉइंट इसमें जरूर लिखिए, एक छोटा सा पॉइंट अभी क्लियर करूंगा, कि भैया ऐसा है, जब हम सेटलमेंट पे बात करते हैं तो दो तरीके से सेटलमेंट, एक होता है कैश सेटलमेंट, अब ये क्या होता है कल ही समझेंगे, और एक होता है फिजिकल सेटलमेंट, डिलीवरी सेटलमेंट, फिजिकल सेटलमेंट, जो मर्जी, तो ये दोनों चलती है, ये चलती है इंडेक्स पे, कल भी समझाऊं, और ये चलती है स्टॉक्स में, तो ये कल पूरी बातें क्लियर करूंगा, और इसी के साथ मार्जिन का कंसेप्ट लिखता हूं, मार्जिन, दोनों टॉपिक अपन कल कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब इस सेटलमेंट पे कोई डिस्कशन नहीं करेगा, कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि ये टॉपिक ही नहीं पढ़ा है, तो उस पर डाउट क्या करूंगा मैं,
इसके अलावा अगर कोई डाउट हो, डिस्काउंट का कंसेप्ट क्लियर हो गया हो तो बस ठीक है फिर। नहीं, फ्यूचर वाले को कुछ नहीं मिलेगा। फ्यूचर में डिविडेंड होता ही नहीं ना, मैंने बोल तो दिया, कुछ नहीं मिलेगा। डिविडेंड मिलता है इक्विटी वाले। हमें यार ट्रेडिंग करनी है, हमें जाना है ऑप्शन, ठीक है। डिविडेंड वाले को कुछ नहीं मिलेगा, सॉरी फ्यूचर वाले को कुछ नहीं। ठीक है। फ्यूचर सेल किया हो, अब ये डिपेंड करेगा ना किस महीने डिविडेंड आ रहा है, ये तो देखना पड़ेगा ना किस महीने डिविडेंड आ रहा है। ये तो ये थोड़ी मुझे पता किस महीने आएगा, जिस महीने आएगा उस जगह डिस्काउंट। सेम मंथ में होगा तो प्राइस तेज हो जाएंगे डिविडेंड से। बात आपको इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, आप ये सोचोगे मेरे को कुछ पड़ जाएगा, आपको कुछ नहीं पड़ेगा। ये जो डिफरेंस ऐसे चल रही है ऐसे हो जाएगा, बस ये फर्क है। अब वो ऊपर जाके हो नीचे जाके हो, ये किसको पता है भाई, सीधी सी बात है, ये डिफरेंस ऐसे चल रहा है। डिविडेंड की न्यूज आई, वो ऊपर जाके ऐसे हो गया, 2300 के रेट पे ऐसे था, वो 2400 के रेट पे हुआ, या वो 2200 के रेट पे हुआ, डिफरेंस, वो डिफरेंस डिस्काउंट में कन्वर्ट हो जाए बस। स्प्लिट में नहीं होता, मेन डिविडेंड पे ही होता। ठीक है आशीष जी। नहीं नहीं, कॉर्नर जी पूरा क्लियर करूंगा अगर आप समझोगे तो, अगर समझोगे ही नहीं तो उसमें क्या करूंगा, सारा क्लियर होगा, सब क्लियर होगा, क्रिस्टल क्लियर होगा। नहीं ये तो ऑप्शन पे बात नहीं करिए, ऑप्शन तो अभी छोड़ दीजिए। चलिए मैं अभी एक बार देखूं, कुछ डाउट आए, इन डाउट को मैं पढ़ लेता हूँ, रिवर्स ऑर्डर में पढ़ता हूँ, रिवर्स ऑर्डर में पढ़ रहा हूँ। वकास साहब का है सर, कल छूट गई थी क्लास, कोई बात नहीं, बेसिक चीजें चल रही हैं, अभी रिकॉर्डिंग की आवश्यकता नहीं है। मंडे से हमारा ऑप्शन शुरू होगा तो वहां पे मिस नहीं होनी चाहिए। जब डिविडेंड मिल जाएगा तब स्पॉट का प्राइस डिस्काउंट हो जाएगा, तब स्पॉट का प्राइस डिस्काउंट नहीं हो जाएगा, तब फ्यूचर प्रीमियम पे चल जाएगा, ऐसे बोलती अनिता जी, ये बोलने का तरीका नहीं। आप जो बोल रहे हैं मैं समझ गया, पर उसको ऐसे प्रोनाउंस नहीं करेगा, हम कहेंगे फ्यूचर वापस प्रीमियम पे। सर बाय सेल नेट जीरो होता है ऑप्शन में, ये किसी टाइम पे नेट बाय और सेल अलग हो सकते हैं, इसको छोड़ दो, ऑप्शन पे बाद में बात करें, जब तक लाइव नहीं, कोई लाइव की आवश्यकता ही नहीं है यहाँ पे, ऐसे ही समझ आए। सर मैं बाइंग होने से प्राइस बढ़ता है या सीईपी माइनस बाय करने पे फ्लक्चुएट होते हैं? सीईपी की बाद में बात करेंगे राजकुमार जी। नहीं, थ्योरी याद करने की कोई इंपॉर्टेंट नहीं है हर साल, ये कंसेप्ट है, बस कंसेप्ट समझ, मार्केट डेप्थ की कोई जरूरत ही नहीं है। तो आप टॉपिक को बढ़ने दो अयूब साहब, तब आपको समझ आएगा, ठीक है ना। तो ये तो मैंने लगभग लगभग सारे डाउट्स ले लिए, तो ठीक है दोस्तों, फिर कल मिलते हैं और मार्जिन कंसेप्ट को और क्लियर करेंगे, मार्जिन एंड सेटलमेंट प्रोसेस को समझेंगे, क्या तरीका है डेरिवेटिव मार्केट में सेटलमेंट होने का, ठीक है दोस्तों। ओके डियर, गुड नाइट।